चलो बेटा, जो अपना लास्ट लेक्चर हुआ था मोल कॉन्सेप्ट का, उसमें हमने बात की थी बेटा क्या, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कार्बनिक यौगिकों में क्या कहा था, तत्वों का प्रतिशत संगठन। उसमें हमने कई सारी मेथड्स की बात की थी, जैसे आपको याद है कि कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज कंपोजिशन के लिए हमने क्या किया था, लिबिंग मेथड की बात की थी। ओके, फिर अपने कैरियस मेथड पढ़ी थी, जिसमें अपने फॉस्फोरस, सल्फर और हैलोजन यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के परसेंटेज कंपोजिशन की बात की थी, क्या कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर। फिर थर्ड नंबर पे अपने मोस्ट इंपोर्टेंट नाइट्रोजन के परसेंटेज कंपोजिशन की दो मेथड पढ़ी थी, ड्यूमा मेथड और जेल्डोल मेथड। बेटा याद है ना, इसे कैल्डोल भी कह देते हैं कई जगह, ध्यान रखना। ओके, उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 by 1 अपन ने सिस्टमेटिकली बात की थी, कैसे करना है, क्या करना, एक एक कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था बेटा। ओके, चलो बेटा आगे बात करते हैं आज उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूले की। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग में क्या लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। बच्चों देखो, दो फॉर्मूले मैंने यहां पर लिखे हैं, क्या कहा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी अणुसूत्र की बात कर रहा हूं बेटा। क्लियर, अणुसूत्र। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र। क्लियर, क्या कहा, इसको क्या कहते हैं बेटा, अणुसूत्र। हिंदी में ध्यान रखना बच्चे, इसे क्या कहते हैं, अणुसूत्र, और इसे कहते हैं बेटा मूलानुपाती सूत्र। क्या कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर बच्चों, देखो दोनों में एक वर्ड कॉमन आ रहा, फॉर्मूला, फॉर्मूला यानी सूत्र। इसका मतलब दोनों ही क्या, फॉर्मूले की टर्म में लिखेंगे। फॉर्मूले का मतलब क्या, अपन बोलते हैं H2SO4 HNO3, ये सब क्या फॉर्मूले ही है बच्चों। क्लियर, ठीक है, लेकिन दोनों फॉर्मूले डिफरेंस क्या है, ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा बच्चों। देखो इजी वे में समझना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी मॉलिक्यूल के अंदर रियल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। मैंने क्या कहा बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र तो क्या बताता है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर रियल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है। क्योंकि सीधी सी बात है, कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड है बच्चों, उसमें हमें पता है मॉलिक्यूल या कंपाउंड बोल दिया तो उसमें कई सारे एटम्स हो सकते हैं। अरे सभी मॉलिक्यूल या कंपाउंड क्या होते हैं, कई सारे एटम्स, कई सारे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्लियर, तो उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर कौन कौन से परमाणु है, ये तो क्या करेगा, इसके रियल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा, परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाएगा। क्लियर, और ये क्या करेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एटम्स के सिंपल इंटीजर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, यानी परमाणुओं के सरल पूर्णांक अनुपात को दर्शाता है। मैंने क्या कहा, ये तो रियल नंबर ऑफ एटम्स, इसमें तो क्या जितने एटम एक्चुअल में होते हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा, और ये क्या करेगा बच्चों, सिंपल इंटीजर रेशियो, यानी क्या सरल पूर्णांक अनुपात। सरल पूर्णांक अनुपात का मतलब है बच्चों, जितने नंबर ऑफ एटम्स है उनको आप क्या स्मॉल डिजिट में चेंज कर सकते हो, सिंपल इंटीजर रेशियो लेते जाना है। सिंपल मतलब क्या, सबसे छोटा, लेकिन मैंने इंटीजर बोला है बच्चों। इंटीजर मतलब क्या, पूर्णांक में होना चाहिए, यानी जो रेशियो आप लेते हो नंबर ऑफ एटम्स का, वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए बेटा। समझ में आ गया। क्लियर, तो मैंने क्या कहा, ये तो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, रियल नंबर ऑफ एटम्स। क्या कहा, रियल नंबर ऑफ एटम्स, ये तो रियल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिंपलेस्ट, क्या कहा, यानी सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो, सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, यानी ये तो क्या करेगा, रियल नंबर ऑफ एटम्स, जो एटम एक्चुअल में होते हैं उनके रियल नंबर को, और ये क्या करेगा, सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। मैंने क्या कहा, सिंपलेस्ट सबसे छोटा। क्लियर, इंटीजर पूर्णांक, यानी पूर्णांक में आना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए बच्चों। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो एक एग्जांपल से देखो बेटा। नॉर्मली हम बार बार बोलते हैं बेटा, एक वर्ड बोलते हैं ग्लूकोज, यस और नो, अरे ग्लूकोज बोलते हैं। अब यहां पर मैं दो फॉर्मूले लिख रहा हूं, ये जो ग्लूकोज है इसके लिए हम दो फॉर्मूले लिख सकते हैं, एक तो कौन सा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक लिख सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, अगर अपन ये लिखे बेटा, देखो जैसे अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज अपन क्या लिखते हैं, C6H12O6, यस और नो। अरे ग्लूकोज देखते ही दिमाग में आता नहीं आता, आता है बेटा। क्यों,
ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल या कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम। कहने का मतलब क्या है, ग्लूकोज में एक्चुअल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 1 मॉलिक्यूल में वो 6, 12 और 6 के रेशियो में होते हैं। तो जो रियल रेशियो होता है उसी में लिखे वो तो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर? ठीक है बेटा, अगर मैं लिखूं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्या कहा, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसका मूलानुपाती सूत्र, तो वो क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, उसी एटम का सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो, यानी आपको सिंपलेस्ट रेशियो छोटा करते जाना है जिससे और आगे डिवाइड नहीं कर सके। लेकिन डिवाइड कहां तक करना है, हमें पता है इंटीजर में आना चाहिए, पूर्णांक में आना चाहिए, डेसिमल दशमलव में नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्या कहेंगे, देखो 6, 12, 6, अरे सीधी सी बात है, बात हो रही है ग्लूकोज की तो एटम्स तो वही रहेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन हमें पता है इनका रेशियो क्या होना चाहिए, 6, 12, 6, यानी 6, 12, 6 को सिंपल वे में क्या ले सकते हैं, इंटीजर, यानी इंटीजर में लेना और सिंपलेस्ट रेशियो लेना सबसे छोटा। तो 6 से डिवाइड करें तो मैं क्या लिखूंगा, C1H2O1, यस और नो, या फिर इसको क्या लिख सकता हूं, CH2O। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये देखो जब भी अपने दिमाग में ग्लूकोज आता है अपने दिमाग में क्या आना चाहिए, C6H12O6 आता है। ये तो क्या रियल नंबर ऑफ एटम्स है जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्लियर? और ध्यान रखना बेटा, अगर इनका सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो लेते जाए तो वो क्या होगा, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपसे बोले ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नो डाउट यही होता है, लेकिन क्या इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, देखो बेटा क्या हमने इसे मॉडिफाइड कर लिया, ये क्या हो गया, CH2O, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। ग्लूकोज नहीं, कोई भी कंपाउंड आप ले सकते हो, जैसे बेंजीन में बोलूं, देखते दिमाग में आता C6H6, वो तो क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन 6 के रेशियो में है तो क्या करूंगा, 6 से डिवाइड करके 1:1 बना दूं, यानी CH, वो क्या हो गया, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा, एक चीज और ध्यान रखना, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है किसी कंपाउंड का, जरूरी नहीं हर कंपाउंड के लिए डिफरेंट ही आए। कैसे? जैसे ग्लूकोज की बात करें, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो देखो दोनों सेम है क्या, थोड़ा सा चेंजेस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट इक्वल या सेम है क्या, नहीं बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हर कंपाउंड के लिए डिफरेंट आए कोई जरूरी नहीं है बेटा। मैंने क्या कहा, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर या इंटीजर फॉर्मूला दोनों क्या हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बच्चों देखो फॉर एग्जांपल जैसे अपन ये लिखा ग्लूकोज, देखो बच्चों जैसे अपन ने क्या लिखा ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए तो अपन ने क्या कहा, दोनों फॉर्मूले की अगर अपन बात करें तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है बेटा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूले दोनों क्या होते हैं बेटा, ये डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्लियर? ठीक है, एक एग्जांपल में लिखूं बेटा, क्योंकि ग्लूकोज है, और एक बात करें मेथेन, मेथेन की अगर जैसे मैं बात करूं यहां पर, अरे मेथेन क्या होता है, CH4, यस और नो, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। मेथेन की अगर अपन बात करें तो ये बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। मेथेन देखते दिमाग में आता है CH4, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला किसको बोलेंगे, इनके सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो, सरल पूर्णांक अनुपात को। तो देखो बेटा, और इनका सिंपल इंटीजर रेशियो ले सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 4, तो 1:4 का और सिंपल रेशियो ले सकते हैं क्या, नहीं बच्चों। बच्चा कहेगा सर 4 से डिवाइड कर दूं, ये 0.25 और ये 1 आ जाएगा, नहीं बेटा, डेसिमल में आ गया कार्बन। देखो दोनों ही क्या आने, हमें इंटीजर में आने चाहिए, यानी कम से कम जो मिनिमम एटम 1 तो होना ही चाहिए, और अगर छोटा रेशियो लेंगे, सिंपल रेशियो लेंगे तो वो डेसिमल में आएगा और वो हमें नहीं लेना है। क्लियर? तो क्या कहेंगे यहां पर दोनों क्या है बेटा, इसके रेस्पेक्ट में बात करें मेथेन की तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों क्या होंगे, इसके लिए सेम होंगे बेटा। समझ में आया? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को कैसे अपन कंपेयर कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट, कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट फटाफट। चलो बेटा, यहां तक बात ठीक है।
अरे यहाँ तक बात ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो कैसे करना है, क्या करना है, ये तो अपने बेसिक समझा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला अपन इनको डिटेल से स्टडी करेंगे इनकी, तो दोनों का मीनिंग क्या होता है कम से कम ये तो आइडिया होना चाहिए, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। क्लियर, दोनों का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये अपने बात की है। ओके, अब बात करते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री, और हमें पता है फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स बिना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के तो ये इनकम्प्लीट है, अधूरे हैं। ओके, चलो बात करते हैं बच्चों देखो कैसे करना है, क्या करना है। इसमें हमें क्या एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चा कहेगा सर आपने अभी बताया, डेफिनेशन बता देंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। नहीं बेटा, आपको डाटा देगा कई सारे, ये इतना ये इतना ये इतना, फिर क्या करेगा आपसे पूछेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है। ओके, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, कैसे करना, कई सारे ऑप्शंस देंगे, लेकिन हमें कैलकुलेट कैसे करना है समझना बेटा इस बात को। इसमें देखो नॉर्मली क्या बच्चे को फॉर्मूला लिखाते हैं टीचर, बच्चा इस फॉर्मूले को रटता है और कंफ्यूज होके क्वेश्चन को नेगेटिव करके आता है, गलत करके आता है, लेकिन ध्यान रखना रटने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही ईजी वे में करते हैं बेटा। कैसे, देखो हम यहाँ पे दो फॉर्मूलों की बात कर रहे हैं, एक तो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा है एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर, ठीक है बेटा। देखो कैसे करना है, जो दो फॉर्मूले हमने लिखे हैं उनको ऐसा का ऐसा लिख दो, एक साइड में लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, और एक साइड क्या लिख रहा हूं बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। एक साइड मैंने क्या लिखा है बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरी साइड क्या लिखा है एम्पेरिकल फॉर्मूला। हम दो फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, दोनों फॉर्मूले को मैंने इक्वल में लिख दिया, एक को इधर एक को इधर। क्लियर, ठीक है। जिस साइड आपने जो फॉर्मूला लिखा है उसी के अपॉन में उसका वेट लिख दो, काम खत्म। मैंने क्या कहा, दो फॉर्मूले हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला, एक फॉर्मूला इस साइड लिख दो, एक इस साइड लिख दो। क्लियर, ठीक है। अब क्या करना है, जो फॉर्मूला लिखा है उसी के अपॉन में उसका वेट लिख दो, तो क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अपॉन में क्या लिखूंगा, मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर, क्या लिखा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट या मॉलिक्यूलर वेट। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इसी का वेट लिख दो, यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। क्या कहा, बात समझ में आई, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। ओके, ठीक है बेटा। देखो अब मुझे क्या करना है, अगर ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसको मैं शॉर्ट में लिखूं बेटा MF, शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाओगे ना, अरे समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे, MF, और मैं क्या लिखूं बेटा, यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूं EF, शॉर्ट में देखना बच्चों। इसको अगर मैं इधर लेके आ जाऊं तो क्या लिखूंगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में क्या बच गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। यस और नो, अरे बात समझ में आ गई बच्चों। क्लियर, मैंने क्या कहा, इस मॉलिक्यूलर वेट को मैं इधर लेके आ गया, तो देखो बच्चों इधर क्या बच गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसा कैसा, फिर मॉलिक्यूलर वेट को इधर लेके आ गया, तो देखो मॉलिक्यूलर वेट इधर पहले से क्या था, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ऐसा कैसा, अपॉन में क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। तो मैंने फाइनली मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। क्लियर, ठीक है। बच्चा इस फॉर्मूले को रटता है, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है बेटा, इजी वे में ध्यान रखना। क्लियर, अब टीचर देखो कैसे याद करवाते हैं, बच्चे को उल्टा बताते हैं, तो बच्चा रटता जाता है। कैसे, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या कहा, मॉलिक्यूलर वेट मैंने लिखा है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, ये लिखा जाता है बेटा x के इक्वल। x यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है, कोई भी गुणांक हो सकता है 1 2 3 की टर्म में। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, x का मतलब यहाँ पर क्या है, x मतलब क्या, कोफिशिएंट, ठीक है। x यहाँ पर क्या है बेटा, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब क्या, 1 2 3 एंड सो ऑन, इस टाइप से क्या होगा, कोई इंटीजर नंबर होगा बेटा। बात समझ में आई क्या, किस वे में होगा, इंटीजर यानी कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट भी कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए। क्लियर, ठीक है बेटा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई क्या लिखूंगा बेटा, इसकी जगह x लिख दूंगा, तो क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया, और x का मतलब क्या, ये मैंने आपको बता ही दिया। मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब क्या कहूंगा, किसी कंपाउंड के, क्या कहा, किसी कंपाउंड के एम्पेरिकल फॉर्मूले को अगर मैं किसी इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। बच्चा कहेगा सर सही है क्या, बिल्कुल बेटा सही है। कैसे, अपने जैसे एग्जांपल लिया था ग्लूकोज का, किसका एग्जांपल लिया था, ग्लूकोज का, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है बेटा, CH2, यस और नो, अरे है बच्चों, C6H12O6 का सिंपल रेशियो हमने लिया था, याद है ना। अब इसका देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हमें
हमें बताना है तो मैं क्या करूंगा, CH2 को किसी इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई करूं, किसी पूर्णांक संख्या से गुणा करूं। अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 आएगा या नहीं आएगा, यस और नो। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है बेटा। अब देखो बच्चों, बच्चा कहेगा बस सर ऐसे ही हमें करना है क्या, नहीं बच्चों ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा टीचर बच्चे को थोड़ा उल्टा समझाते हैं इस चीज को, कैसे कि बेटा ये फॉर्मूला होता है, x क्या होता है, इसके इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, फाइनल फॉर्मूला ये आएगा। लेकिन ध्यान रखना अपन को ऐसा याद नहीं करना, इजी वे में याद रखना, क्या दोनों फॉर्मूले दोनों इक्वल में लिख दो और दोनों के अपॉन में बटा में दोनों का वेट लिख दो। क्लियर, फिर क्या करना है, फाइनली हमसे क्या पूछेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेगा, जो पूछता उसको एक साइड लिखा, बाकी सभी को दूसरी साइड लेके आ गई। क्लियर है, ठीक है। बच्चा कहेगा सर ये ब्लॉक क्यों किया है, क्योंकि न्यूमेरिकल में यही फॉर्मूला काम आएगा बच्चों। क्लियर, बाकी जो मैंने ब्लॉक किया वो तो सीधा ऑप्शन आपको दे सकता है। ओके, अब इसमें जो न्यूमेरिकल बनेगा, देखो न्यूमेरिकल अच्छा क्यों बना देता, टिपिकल नहीं होता बस थोड़ा सा लेंथी दे देता बेटा। कैसे, 2-3 कॉन्सेप्ट को मिलाकर आपको डाटा देगा, ये इतना ये इतना ये इतना, ओके, कई सारे आपको डाटा दे देगा, उनकी हेल्प से आपको क्या करना पड़ेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, कई सारे आपको डाटा देगा, उसकी हेल्प से क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। बच्चा कहेगा सर वो कैसे करूं, अभी बात करेंगे बेटा कैसे करना है। अगर आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, जो डाटा दे के उसकी हेल्प से आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया, उसकी हेल्प से एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट आ जाएगा, यस और नो। अरे सीधी सी बात है, जितने एटम प्रेजेंट है 1 मोल एटम का इतना, इतने एटम का इतना, टोटल वेट आ सकता है नहीं आ सकता, आ सकता है। जैसे मॉलिक्यूलर वेट तो ये होता है, ये मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। इन सभी की हेल्प से ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इनके वेट का सम कर देंगे, जितने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट आ जाएगा, काम खत्म। तो जो डाटा दे रखा उससे एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, इससे एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट आ जाएगा। और हमें क्या साथ में एक इंफॉर्मेशन और देगा मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने की, जो हमने पीछे रूल्स पढ़े आपको याद है ना। अरे कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़े बेटा 2 लेक्चर पहले की, एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने की मेथड्स याद है ना, उनकी हेल्प से हमें मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना, फिर तीनों की वैल्यू पुट करके अपने पास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, बात समझ में आ रही है। हमें डाटा देगा सबसे पहले उससे कि ये एलिमेंट इतना, ये एलिमेंट इतना, ये एलिमेंट इतना है, ओके, उससे एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला आने के बाद उससे हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट आ जाएगा, 2 वैल्यू आ गई। तीसरी वैल्यू क्या, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई ना कोई हिंट देगा। हिंट कौन सा, हमने पीछे कई सारी मेथड्स पढ़ी है याद है ना, एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने की मेथड्स, उनकी हेल्प से हमारे पास क्या मॉलिक्यूलर वेट आएगा। तीनों की वैल्यू पुट करेंगे तो लास्ट में अपना फाइनल रिजल्ट यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। क्लियर, ठीक है बेटा। देखो इसको कैसे अप्लाई करना है इस कॉन्सेप्ट को, एक क्वेश्चन के थ्रू बेटा, एग्जाम्पल के थ्रू एक क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा कि कैसे हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, उससे एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट आएगा, कैसे मॉलिक्यूलर वेट आएगा, इन सभी की हेल्प से कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। ओके, चलो बेटा यहां तक स्क्रीनशॉट लो और बताओ कोई दिक्कत है तो आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल से समझाऊंगा इस बात को, यहां कोई दिक्कत है तो यहां तक कोई बच्चा बता सकता है। बच्चों का रिप्लाई नहीं आया अभी तक, बाकी बच्चों का रिप्लाई नहीं आया अभी तक, कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट। चलो बेटा यहां तक बात ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। अब देखते हैं बेटो कैसे हमें कैलकुलेट करना है, क्या करना है। ओके, कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, इसको देखो अप्लाई करके देखते हैं कैसे हमें करना है। उसके बाद ये अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट है बेटा, इसमें कैसे करना है क्या करना है। ओके चलो बच्चों देखो हमें क्वेश्चन क्या देकर कैसे हमें अप्लाई करना है। ओके समझना इस बात को। बच्चों देखो हमें क्या कर रखा है, कोई ऐसे कोई कंपाउंड दे रखा है। बच्चों देखो कोई भी हाइपोथेटिकल कंपाउंड हमें दे रखा है जिसमें बोला है कार्बन कितना है 40%। मैंने क्या कहा, कार्बन कितना बोला है 40% है बेटा। और क्या बोला है, हाइड्रोजन कितना बोला है 6.66%। क्लियर, ठीक है बेटा। और क्या बोला है रिमेनिंग अमाउंट, क्या कहा
रिमेनिंग अमाउंट यानी इन दोनों के अलावा जो बच गया शेष मात्रा किसकी है, ऑक्सीजन की है। क्लियर, ठीक है बेटा। फिर मुझे क्या बोला है, कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, इफ वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 30। मैंने क्या कहा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 30। ये मुझे डाटा दे रखा है बच्चों। देखो मैंने क्या कहा, सिर्फ आपको हिंट देगा कैसे करना, क्या करना। कोई भी कंपाउंड आपको दे रखा है, उसमें क्या बोला है, कार्बन 40% है। क्लियर, और हाइड्रोजन कितना बोला, 6.66% है। रिमेनिंग अमाउंट किसकी है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जो बच गया वो किसकी अमाउंट है बेटा, ऑक्सीजन की अमाउंट है। क्लियर, ठीक है। अब क्या बोला है, इस कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा अगर इसकी वेपर डेंसिटी 30 हो। ओके, चलो बेटा 1 बाय 1 करते हैं, कैसे करना है, क्या करना है। अब मैंने क्या कहा था, अगर डायरेक्टली दिमाग में नहीं आए तो हमें फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। क्या, अपना सबसे ईजी मेथड ध्यान रखना है बच्चों। क्या, एक साइड आपको क्या लिखना है, दूसरी साइड क्या लिखना है, याद है ना। देखो बच्चों क्या करेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला एक साइड लिख दो मोलिकुलर फॉर्मूला, दूसरी साइड क्या लिख दो, एम्पिरिकल फॉर्मूला। यस और नो, क्लियर, ठीक है। इसके अपोन में इसका वेट लिख दो, तो मोलिकुलर वेट, इसके अपोन में इसका वेट, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। क्लियर, ठीक है। अगर मुझे मोलिकुलर फॉर्मूला चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई MW, इधर आएगा नहीं आएगा, मोलिकुलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। यस और नो, क्लियर। अब फिर से बात वही आ गई, इसका मतलब इस फॉर्मूले में मुझे वैल्यू पुट करनी है बच्चों, इससे मेरे पास मोलिकुलर फॉर्मूला आएगा। क्लियर, ठीक है। देखो इसमें क्या चाहिए मुझे, एक तो मुझे क्या चाहिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला चाहिए। क्लियर, फिर मुझे चाहिए एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट चाहिए। क्लियर, एक मुझे क्या चाहिए, मोलिकुलर वेट चाहिए। इन तीनों की वैल्यू पुट करके मेरे पास मोलिकुलर फॉर्मूला आएगा, अणुसूत्र आएगा। ओके, चलो बेटा देखो स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या आना चाहिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला आना चाहिए। ओके, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे आएगा बेटा, अब देखो इसका रूल समझना अच्छे से। एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं, कैसे करना, समझना अच्छे से बच्चों। देखो ये कैसे करना, एम्पेरिकल फॉर्मूला मैं क्या बता रहा हूं, एम्पेरिकल फॉर्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र कैसे कैलकुलेट करना है बच्चों, ये तरीका समझा रहा हूं, अच्छे से समझते जाना। ओके, सबसे पहला स्टेप अपना क्या होता है, सबसे पहले एलिमेंट को क्या सीक्वेंस में लिख दो। क्या कहा, जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनको क्या करो, सीक्वेंस में लिख दो बच्चों। कैसे, कौन कौन से एलिमेंट है, एक बोल रहा है कार्बन, दूसरा क्या बोल रहा है हाइड्रोजन, और तीसरा क्या बोल रहा है ऑक्सीजन। मैंने क्या कहा, जो जो एलिमेंट दे रखे हैं उनको एटम के फॉर्म में सीक्वेंस में लिख दो। क्लियर, कार्बन इतना, हाइड्रोजन इतना, बाकी बची हुई अमाउंट ऑक्सीजन की है, इसका मतलब तीसरा एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन। तीनों को सीक्वेंस में लिख दिया, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। क्लियर, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, सबसे पहला काम ये, अब इसमें क्या करना है, जो आपको परसेंटेज अमाउंट दी जाए, प्रतिशत मात्रा दी जाए, ये आपको वेट भी दे सकता है बच्चों, ये इतना ग्राम है, ये इतना ग्राम है, ये इतना ग्राम है। क्लियर, जो आपको परसेंटेज अमाउंट या वेट दे रखा उसको एलिमेंट के साथ लिख दो। कैसे बेटा, कार्बन कितना परसेंट है, 40%, ये हमें दे रखा है। हाइड्रोजन कितना दे रखा है, 6.66%। क्लियर, और बाकी बची हुई अमाउंट किसकी है, ऑक्सीजन की है। परसेंट बोला है बच्चों, टोटल कितना, 100। क्लियर, अरे परसेंट का मतलब भी क्या होता है, 100 में से ये इतना है, ये इतना। क्लियर, इसका मतलब टोटल तो 100 है। तो देखो ये दोनों कितने हो गए, 100 में से 40 ये 6.66 ये, यानी 46.66। तो 100 में से माइनस करेंगे, बाकी कितना बच गया, 53.34%। समझ में आ गया, ये किसकी अमाउंट आ गई, ऑक्सीजन का परसेंट आ गया। क्लियर बच्चों, ठीक है। अगला स्टेप अपना क्या होता है, जो एलिमेंट का परसेंटेज अमाउंट दे रखा है, प्रतिशत मात्रा दे रखी है या फिर वेट दे रखा है, बाहर दे रखा है, उसको उनके एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। मैंने क्या कहा, जो एलिमेंट का परसेंटेज अमाउंट जो भी दे रखा है उसको क्या करना, एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। कैसे, कार्बन का परसेंट कितना है बेटा, 40। ठीक है, एटॉमिक वेट कितना होता है, 12। बात समझ में आई क्या, और ध्यान रखना चाणक्य नीति से अप्रोक्स मान के कर लेना, एग्जैक्ट लेके बैठ मत जाना, मैं तो करके ही रहूंगा नहीं बेटा, ऑलमोस्ट मेथड से आ जाएगा। हमें पता है 12 को 3 टाइम करें 36, उससे थोड़ा ज्यादा, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, समथिंग क्या आ जाएगा, इसको यहां लिख रहा हूं बच्चों मैं। कैसे, क्या करना है, क्या से देखो बेटा समझना, इससे अगर मैं डिवाइड करूं तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट आ जाएगा, लहराते हुए लिख रहा हूं बेटा, ऑलमोस्ट मतलब आ गया समझ में, क्योंकि 36 होता एग्जैक्ट 3 टाइम डिवाइड होता, उससे थोड़ा ज्यादा, तो 3 से थोड़ा ज्यादा 3.33। समझ में आ गया।
क्लियर। इसे अगर मैं करूँ बेटा तो देखो क्या करेंगे 6.66, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है हाइड्रोजन का 1, तो ये कितना आ गया, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, सीधा आ गया 6.66। बात समझ में आ गई, क्लियर। ठीक है, फिर ऑक्सीजन का परसेंटेज अमाउंट 53.34 और इसका एटॉमिक वेट कितना 16। ध्यान है ना बच्चों, एक एक चीज़ अपने पढ़ी है बेसिक में, कैसे करना क्या करना। इसे डिवाइड करोगे आपको डाटा ऑलमोस्ट ऐसे ही देगा बेटा, अप्रोक्स टेक्निक यानी चाणक्य नीति से आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, हमें पता है 16 को 3 टाइम करें 48 और 48 से थोड़ा सा ज़्यादा यानी 3 से थोड़ा सा ज़्यादा यानी ये भी ऑलमोस्ट आता है 3.33 के समथिंग। समझ में आ गया। पहला स्टेप क्या था, परसेंटेज अमाउंट एलिमेंट के साथ लिख दो। फिर क्या लिखना है बच्चों, आपको क्या करना है, जो परसेंटेज अमाउंट है, जिस एलिमेंट की जो परसेंटेज अमाउंट है उसको उसी के एटॉमिक वेट से डिवाइड करते जाओ। क्लियर। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सभी परसेंटेज अमाउंट को क्या नहीं, परसेंटेज अमाउंट को उनके एटॉमिक वेट से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, सभी रिजल्ट में क्या मिनिमम वैल्यू चूज करनी है, सभी मानों में क्या न्यूनतम मान वाली संख्या सेलेक्ट करनी है, चुननी है, सेलेक्ट करना मतलब चूज करना है बेटा। आ गया समझ में। इसमें देखो सबसे कम कौन है 3.33, 6.66, 3.33, सबसे कम वैल्यू कौन सी है सभी में 3.33। इससे क्या करना है, सभी को डिवाइड कर दो। मैंने क्या कहा, सभी वैल्यूज में सभी मान जो आ रहे हैं उसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी उससे सभी को डिवाइड कर दो। बच्चा कहेगा सर क्यों किया, इससे हमारे पास सिंपल इंटीजर रेशियो आ जाएगा, सरल पूर्णांक अनुपात आ जाएगा बच्चों। कैसे, सभी में देखो इसकी वैल्यू कितनी है 3.33, 6.66, 3.33, ये सबसे कम है, ये सबसे कम है, तो बेटा क्या इसी से सभी को डिवाइड कर दो, यानी इसमें 3.33 से डिवाइड कर दो। क्लियर। ठीक है, फिर ये कितना है 6.66, इसमें भी क्या करो 3.33 से, ये कितना है बेटा 3.33, इसमें भी क्या करो 3.33 से ही डिवाइड करना है। समझ में आ गया। तो ये कितना आएगा बेटा 1, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 1। समझ में आ गया। बच्चा कहेगा सर अपने ये क्यों किया है, तो मैंने बताया भी है, इनको सिंपल इंटीजर टर्म में लेके आने के लिए, सरल पूर्णांक अनुपात में लेके आने के लिए। आ गया समझ में। जो मिनिमम थी उससे सभी को डिवाइड कर दो, सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा, सरलतम अनुपात आ जाएगा। क्लियर। अब ध्यान रखना, अगर बाय द वे अगर ऐसा हो, ध्यान रखना हमेशा आए जरूरी नहीं है। क्या, अगर ऐसा करने पर मिनिमम वैल्यू से सभी को डिवाइड करने के पास आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है इसके बाद क्या, अगर वो डेसिमल में आ जाए तो क्या करना, सभी को किसी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इनको क्या इंटीजर में लेके आना है, क्योंकि हमें सिंपलेस्ट इंटीजर रेशियो चाहिए, सरल पूर्णांक अनुपात चाहिए। तो ध्यान रखना ये अगर डेसिमल में आ जाए तो काम चलता क्या नहीं। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो सपोज करो मान लो ये अपने पास रिजल्ट क्या आ रहा है 1 to 1 आ रहा है, ये सपोज करो ये ना कि ऐसा आ जाता 1 to 1.5। मैंने क्या कहा 1, 2, 1.5 आ जाए तो 1.5 आ सकता है क्या नहीं। 1.5 को बच्चों क्या कर सकता हूँ 1.5 को इंटीजर में लेके आने के लिए, पूर्णांक में लेके आने के लिए अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1.5 का डबल क्या हो जाएगा 3। लेकिन ओनली इसको नहीं करना, सभी को मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया मैंने क्या कहा। तो अगर आपको देखो जो भी रिजल्ट आ रहे हैं अगर वो डेसिमल में आए, दशमलव में आए, तो क्या करना, सभी को किसी ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे क्या आ जाए, सभी इंटीजर में आ जाए, पूर्णांक में आ जाए। क्लियर। हमारे पास जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी क्या है, इंटीजर यानी पूर्णांक में है या नहीं है, तो हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या नहीं। बच्चों बात समझ में आई क्या। ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है, यानी सभी डिजिट्स को क्या लिखना है, एलिमेंट के साथ लिख दो एज ए फॉर्मूला। मैंने क्या लिखा, सभी डिजिट्स को क्या करना है बेटा, एलिमेंट के साथ लिख दो एज ए फॉर्मूला, एक फॉर्मूले के रूप में। ओके ठीक है बेटा। कैसे, तो क्या करेंगे बच्चों, देखो एलिमेंट मेरे पास कौन कौन से, वही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। कैसे बच्चों, देखो एलिमेंट कौन कौन से है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्लियर। कार्बन का देखो नंबर कितना आ रहा है 1, हाइड्रोजन का कितना आ रहा है 2, ऑक्सीजन का कितना आ रहा है 1। यस और नो, यानी जो मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स आए थे उनको एक सीक्वेंस में लिख दिया एज ए फॉर्मूला, एक सूत्र के रूप में, वही क्या बोला जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला बोला जाएगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ CH2O। ये मेरे पास क्या आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। समझ में आ गया। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूले के रूल है बच्चों। फिर इसको रिपीट कर रहा हूं बेटा, अच्छे से सुन लेना। सीक्वेंस है क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूले के रूल्स क्या होते हैं, ये मैंने एग्जांपल से इस बात को एक्सप्लेन किया। ध्यान रखना ये सिस्टमेटिक दिमाग में होनी चाहिए। क्या, सुन लेना अच्छे से। सबसे पहले क्या, जिस एलिमेंट की बात करा उसको सीक्वेंस से लिख दो। जैसे यहाँ पर 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये मैंने लिख दिया, काम खत्म। फिर क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या, जो आपको परसेंटेज अमाउंट या वेट
दे रखा है, ये इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है, या इतना ग्राम है, उतना ग्राम है, तो परसेंटेज अमाउंट या वेट को एलिमेंट के नीचे लिख दो। कार्बन इतना परसेंट, हाइड्रोजन इतना, बचा हुआ ऑक्सीजन, तो ये मैंने लिख दिया। क्लियर। फिर क्या करना है, जो परसेंटेज अमाउंट या वेट दे रखा उसको उसी एलिमेंट के एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है, परमाणु भार से विभाजित करना है। कैसे, कार्बन 40% तो इसका एटॉमिक वेट 12 होता है, तो 12 से डिवाइड कर दिया। हाइड्रोजन हमें पता 1 होता है, तो 1 से डिवाइड कर दिया। ऑक्सीजन 16 ग्राम होता है, तो 16 से डिवाइड कर दिया, 16 से डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया। और अप्रॉक्स मेथड से कर लेना, चाणक्य नीति से कर लेना बेटा। कैसे, ये हमें पता ऑलमोस्ट आएगा 3.33, ये पता ही है 6.66, ये ऑलमोस्ट 3.33। समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इनमें सभी में जो मिनिमम वैल्यू है उससे सभी को डिवाइड कर दो, ताकि सिंपल इंटीजर रेशियो आ जाए, सरल पूर्णांक अनुपात आ जाए, सबसे छोटा रेशियो आ जाए। कैसे, इन सभी में सबसे कम कौन है, 3.33, 6.66, 3.33, 3.33 से सभी को डिवाइड कर दो, इसको भी, इसको भी, इसको भी। क्लियर। इसको 3.3 से डिवाइड किया, कितना आया 1, इसको किया 2, इसको क्या किया आए तो 1। क्लियर। ये करने के बाद, डिवाइड करने के बाद अगर आपके पास डाटा डेसिमल में आ रहे हैं तो सभी को क्या करना, किसी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इंटीजर में लेके आना है। लेकिन कब, अगर वैल्यू डेसिमल में आए तो, क्योंकि हमें डेसिमल के चक्रों में आना ही नहीं है, हमें तो क्या चाहिए, इंटीजर में चाहिए, पूर्णांक में चाहिए। ये ऑलरेडी इंटीजर में है तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, नहीं बच्चों। अगर डेसिमल में आता तो सभी को किसी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते, ताकि ये क्या, एक भी डेसिमल में ना बचे। समझ में आ गया। सभी को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा था ये 1.5 हो जाता तो इसको 2 में कन्वर्ट करके 3 बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 से इसको भी करते, इसको भी करते। समझ में आ गया। क्लियर। लेकिन 1 to 1 ऑलरेडी ये इंटीजर में है तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, नहीं बच्चों। क्लियर। ठीक है बेटा। फिर क्या करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूले की अगर हम बात करें बच्चों तो क्या करेंगे, आप सभी का जो आपके पास डाटा आ रहा है सभी को सिंपल क्या लिखो, एक सीक्वेंस में लिख दो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन देखो कितना आ रहा है 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो CH2O। ये मेरे पास क्या आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब क्या करूंगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, ये कैसे आएगा बेटा, जितने एटम है उनका वेट कैलकुलेट कर लो। देखो कार्बन 1, कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम, तो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस हाइड्रोजन कितना होता है बच्चों 1 ग्राम, कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय कितना आइटम है 1 मोल। क्लियर, बात खत्म। तो बेटा क्या करेंगे, ये कितना हो गया 12 प्लस 2 प्लस कितना आ गया 16, यानी कितना हो गया बेटा, ये मेरे पास आ गया 13। समझ में आ गया, 30 आ गया। यस और नो, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट आ गया। बच्चों देखो मुझे 3 वैल्यू चाहिए थी, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, ठीक है, 2 तो ये हो गया। अब तीसरा मुझे क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट। मैंने क्या कहा था, कोई न कोई हिंट आपको देगा। हमने एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने की कई सारी मेथड्स पढ़ी है, तो हमें कौन को हिंट देगा। तो हिंट क्या दे रखा हमें, वेपर डेंसिटी। क्या दे रखा है, वेपर डेंसिटी। और बच्चे को अगर ध्यान हो तो हमें पता है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई वेपर डेंसिटी। यस और नो, अरे होता है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 30, मतलब कितना हो जाएगा 60। ये मेरे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट आ गया। क्लियर, 3 वैल्यू मेरे पास आ गई, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, मॉलिक्यूलर वेट, तीनों वैल्यू आ गई। तो इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता है बच्चों। तो मैं क्या लिखूंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, एम्पेरिकल फॉर्मूला मेरे पास क्या है बच्चों CH2O मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60 अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट कितना 30, तो ये कितना हो गया 2। तो फाइनली देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इन सभी को, तो क्या लिखेंगे C2H4O2। ये मेरा रिजल्ट आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आ गया, यस और नो। को डाउट है तो बोलो बेटा, कैसे करना, क्या करना, फटाफट। बिल्कुल बेटा, एक बच्ची का आंसर आया भी है प्रेम का। बाकी बच्चे बताओ कैसे करना, क्या करना। लेकिन ये मेरे पास क्या आया, एम्पेरिकल फॉर्मूला आया बच्चों। देखो आपने जो बताया प्रेम ने, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आएगा, क्या आएगा। को डाउट है तो बोलो फटाफट। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत?
चलो बच्चों, तो ये अपनी बात किसकी की है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। बच्चों देखो इस क्वेश्चन को जरूरी नहीं हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही पूछे, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या यहाँ तक भी दे सकता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, अगर यहाँ तक दे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कर लेना। अगर आगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा तो क्या करना, इनकी हेल्प से आगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तक कैलकुलेट कर लेना एंड सोल्व कर लेना बेटा। समझ में आ गया, क्लियर। और कैसे करना, क्या करना, मैंने विद एग्जाम्पल इस बात को एक्सप्लेन किया है, ध्यान रखना बच्चों, क्लियर। चलो बेटा, तो ये अपने बात की है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे होता है, ओके। चलो बच्चों, उसके बाद बात करते हैं बेटा आगे, यानी क्या, यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ओके। चलो बेटा, कैसे करना है, क्या करना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। बच्चा कहेगा सर ये क्या सीन है, ये क्या होता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, रासायनिक संयोग के नियम। इसमें आपको क्या करना है बच्चों, देखो केमिकल कॉम्बिनेशन, नॉर्मली आपने देखा होगा हम कई सारी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, ये प्लस ये बराबर ये, अरे लिखते नहीं लिखते, ध्यान रखना। तो ये प्लस ये बराबर ये इतना, ये इतना, ये इतना, ये सब जो हम लिखते हैं वो ध्यान रखना बच्चों, ऐसे नहीं हर कैसे लिख दे, ये सभी क्या एक रूल्स के अकॉर्डिंग फिक्स किया गया है। मैंने क्या कहा कि ये इतना होगा, ये इतना होगा, इन सभी को क्या एक रूल्स के अकॉर्डिंग फिक्स किया गया, सिस्टमेटिक यानी रूल्स इनके लिए बनाए गए हैं, उनको फॉलो करते हुए केमिकल रिएक्शंस को लिखा जाता है बेटा। मैंने क्या कहा, कोई भी केमिकल रिएक्शंस अपन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट का रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना और जो प्रोडक्ट है उनका फॉर्मेशन होना, ये क्या होते हैं कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग बेटा इनको क्या डिफाइन किया गया, इनको बोला जाता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम के एलिमेंट का आपस में कंबाइंड होते हैं यानी रिएक्शन करते हैं, वो कैसे करते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसे बनता है, क्लियर। कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं, इसमें कई सारे रूल्स अपन पढ़ेंगे, कई सारे लॉ पढ़ेंगे बेटा, ओके। चलो बेटा, एक चीज और ध्यान रखना, कई सारे लॉ अपन पढ़ेंगे, जैसे क्या, यानी क्या, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ यानी कई सारे रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, यानी कई सारे लॉ अपन पढ़ेंगे। लेकिन उसमें ध्यान रखना, एक तो सीधा क्वेश्चन ये आता है क्या ये लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होगा, किसके लिए नहीं होगा, किसके लिए होगा, किसके लिए नहीं होगा। तो हर लॉ में अपन जो 6 टाइप के पढ़ेंगे सभी में आपको अलग अलग रटने की जरूरत नहीं है, इसमें होगा उसमें नहीं होगा, इसमें होगा उसमें नहीं होगा। एक ही चीज ध्यान रखनी इजी वे में, क्या कुछ स्पेशल केसेस होते हैं बेटा, क्या कहा कुछ स्पेशल केसेस कौन कौन से होते हैं। एक तो जैसे मैं लिखूं बेटा आइसोटोप्स, क्या कहा आइसोटोप्स हो गए, क्लियर। एक मैं लिखूं बेटा क्या रेडियो एक्टिविटी, क्या कहा रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, क्लियर, ठीक है। या फिर मैं लिखूं बेटा एलॉय यानी मिश्र धातुएं, या फिर मैं क्या लिखूं न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन, ओके, नाभिकीय संलयन और विखंडन, क्लियर। या फिर अपन क्या लिख सकते हैं बेटा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, क्या कहा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, यानी ऐसे कंपाउंड्स की अगर अपन बात करें तो ये ध्यान रखना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इनके लिए अप्लाई नहीं होते। मैंने क्या कहा कुछ स्पेशल केसेस मैंने लिखे हैं बेटा, क्या आइसोटोप्स हो गया, रेडियो एक्टिविटी वाला केस हो गया, एलॉय हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर फिजन हो गया, या फिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड हो गए। बच्चा कहेगा सर ये सब क्या है, तो पता ही है आइसोटोप्स है, हमें पता है एटॉमिक में डिटेल से पढ़ा है ना अपने, क्या रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स में आता पूरा चैप्टर बेटा इस पर, तो रेडियो एक्टिविटी, एलॉय ये इनऑर्गेनिक में काफी जगह बार बार आता, मिश्र धातु है, क्लियर। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन बेटा ये भी आप पढ़ते हो जहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, फिजन रिएक्शन, ओके। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड अरस समीकरणमिति यौगिक सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ा किसी बच्चे को नहीं ध्यान है तो अपन इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वही स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट, ओके। उसमें क्या होता है कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें एलिमेंट क्या होते हैं बेटा तत्व होते हैं, वो एटम्स क्या होंगे डेसिमल में होंगे। मैंने क्या कहा उनका रेशियो क्या होता है डेसिमल में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूं बेटा FeO होना तो नॉर्मली ऐसे चाहिए, लेकिन कई बार ये डाटा कैसे आता है Fe.95O आता है बेटा, समझ में आया। इसका मतलब Fe और O आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 होना चाहिए, लेकिन है क्या 0.95:1 है बच्चों। एक्चुअल में ऐसा होता है इसकी स्ट्रक्चर में। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, जिसमें फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दोनों में क्या होता है एटम का रेशियो डिफरेंट होता है, उसको बोला जाता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, क्लियर, ठीक है बेटा।
बट क्या कहा, ये जो ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं यानी एक्सेप्शनल केसेस होते हैं बेटा, अपवाद स्वरूप जो स्थितियाँ होती है, इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं होता। मैंने क्या कहा, कुछ स्पेशल केसेस है बेटा, इनमें क्या होता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं होगा। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो, बात समझ में आई क्या? अब इसके बेसिस पे कई सारे लॉ की अपन बात करेंगे बच्चों। ओके, सबसे पहले बात करें, जैसे मान लो नंबर 1 है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, नाम से पता चल रहा है बच्चों। मैंने क्या कहा, हर लॉ की एक खास बात है बच्चों, ठीक है। ये क्या कहा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ओके, अगर अपन बात करें बेटा साइंटिस्ट की, तो क्या गिवन बाय लेवोसियर, क्या कहा, लेवोसियर ये साइंटिस्ट थे बच्चों, ठीक है। इन्हें फादर ऑफ क्या बोला जाता है बेटा, केमिस्ट्री भी बोलते हैं, ध्यान है ना, ठीक है। रसायन विज्ञान के बापू यही थे बच्चों, सारी प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुई थी। ओके, क्या कहा, यानी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इन्होंने क्या कहा, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मैंने क्या कहा था, अलग अलग लॉ पढ़ेंगे, अलग अलग रूल्स पढ़ेंगे, लेकिन सभी के लिए कॉमनली बात दिमाग में क्या रखनी है, ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए, पहली बात तो सीधा टिक लगाने वाला क्वेश्चन यही बनता है कि इसमें लॉ का कोई सा भी लॉ तुम्हें दे दे, किसके लिए अप्लाई नहीं होगा, तो ये कोई स्पेशल कंडीशंस दे रखी है, उसमें अप्लाई नहीं होंगे। समझ में आ गया, क्लियर। यानी नॉर्मल रिएक्शंस में अप्लाई होते हैं, ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, अपवाद स्वरूप जो स्थिति होती है अपवाद वाली, उनमें ये लागू नहीं होंगे बेटा, क्लियर। चलो, तो मैंने क्या कहा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, नाम से पता चल रहा है क्या, मास कंजर्व रहेगा। मास कंजर्व जैसे एनर्जी कंजर्वेशन वाला लॉ होता है बेटा, ध्यान है ना, फिजिक्स में पढ़ते हैं, वैसे ही मास कंजर्वेशन, मास कंजर्व रहेगा। कंजर्व रहेगा मतलब क्या, नाइदर में क्या, नॉर क्रिएटेड नाइदर डिस्ट्रॉय, न तो बना सकते हैं, नहीं क्या उसे उसके हानि कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, यानी द्रव्य को, पदार्थ को न तो बना सकते हैं, नहीं क्या नष्ट कर सकते हैं, क्लियर। न तो उसका निर्माण कर सकते हैं, नहीं उसे नष्ट कर सकते हैं, ओनली क्या होता है, वो कन्वर्ट हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में। ओके, कहने का मतलब क्या, और भी सिंपल वे में अगर हम बोले तो क्या, किसी केमिकल रिएक्शन में क्या, रिएक्शन से पहले का टोटल मास और रिएक्शन के बाद टोटल मास, वो क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। मैंने क्या कहा, किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद टोटल मास क्या रहेगा, इक्वल होगा। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, काम खत्म। क्या कहा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होगा, यानी क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान क्या होगा, उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा बेटा। ओके, तो क्या कह सकता हूं मैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं अपन, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मैं रिएक्टेंट्स बोल रहा हूं, एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो भी, ओके, इक्वल टू क्या होगा बेटा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। समझ में आ गया, क्लियर। कैसे, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो एग्जांपल से इस बात को समझो बेटा। अपन ये लिखा है, कार्बन सॉलिड प्लस क्या होगा, O2 गैस, दोनों की रिएक्शन से क्या बनता है बच्चों, CO2 गैस, यस और नो, अरे बनता है। तो यहाँ से देखो मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, देखो इजी वे में समझना। कार्बन की बात करूँ तो यहाँ पर इसका वेट कितना होता है, 12 ग्राम। O2 है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो कितना हो गया बेटा, 32 ग्राम, यस और नो, क्लियर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बात करते हैं, देखो CO2 का मास कितना होता है, 44 ग्राम। अरे ये कैसे होता है, ध्यान है ना, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 प्लस कार्बन 12, यानी कितना हो गया 44, क्लियर। बिफोर रिएक्शन से पहले देखो टोटल मास कितना है, 12 प्लस 32, हमें पता है बच्चों ये कितना हो जाएगा 44 ग्राम, यस और नो। आफ्टर रिएक्शन कितना, 44 ग्राम। समझ में आ गया, बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन मास इक्वल है या नहीं है बच्चों, क्लियर। तो क्या होगा, इन्होंने यही बात कही थी, यानी क्या, रिएक्शन से पहले रिएक्शन के बाद टोटल मास हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा बेटा, क्लियर। और एक चीज और ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या, नॉर्मली हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं इसी लॉ के अकॉर्डिंग करते हैं, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो आपको याद है बेटा स्टाइकियोमेट्री में मैंने एक बात बताई थी, क्या, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है, रिएक्शन से पहले नंबर ऑफ एटम और रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ एटम बराबर कर देना। ओके, उसका रीजन यही होता है, क्या, कि रिएक्शन से पहले नंबर ऑफ एटम और बाद में नंबर ऑफ एटम अगर बराबर है तो मास अपने आप बराबर हो जाएगा। कैसे, सपोज लो रिएक्शन से पहले अगर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 2 है तो मास कितना हो गया, अरे 32 हो गया, लेकिन रिएक्शन के बाद 3 है तो मास कितना
कितना हो जाएगा 48। अरे यस और नो 48 होता है O3 का बेटा। तो मैंने क्या कहा, अगर O2 है इधर है बेटा O3 तो क्या हो जाएगा 32 48 इक्वल है क्या, नहीं बच्चों। लेकिन क्या करते हैं, एटम्स बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा, मास अपने आप बराबर हो जाएगा, वो इस लॉ के अकॉर्डिंग ही होता है। तो रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं, बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन है टोटल एटम इक्वल होना। क्यों, एटम अगर इक्वल हो गए तो मास अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना इसी लॉ के अकॉर्डिंग होता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। समझ में आ गया बेटा, क्लियर। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत हो तो बोलो इसमें फटाफट। कोई दिक्कत बेटा इसमें, फटाफट। चलो बेटा यहाँ तक बात ठीक है। तो देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेटा, कई सारे लॉ की अपन ने बात करेंगे, जैसे 1 बाय 1। तो सबसे फर्स्ट अपन ने क्या लिखा है, मास कंजर्वेशन लॉ बेटा। ओके, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, मैंने शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत इजी वे में बताया है। क्या ध्यान आपको रखना, इसमें डेफिनेशन क्या होती है ये तो बेटा नहीं पूछेगा, लेकिन इस लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये तभी पता चलेगा जब उस लॉ के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेटमेंट क्या है, ये आपको आइडिया हो। ओके चलो बेटा सेकेंड लॉ देखते हैं, नंबर 2, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन क्या कहा, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, इसका मतलब क्या, निश्चित अनुपात का नियम। बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं, निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, निश्चित अनुपात का नियम। इसका मतलब नाम से पता चल रहा है बेटा, पहली बात तो क्या, अगर डेडिकेट करेंगे साइंटिस्ट की बात करें तो गिवन बाय प्राउस्ट, क्या कहा, प्राउस्ट बेटा, ठीक है, काम तो नहीं आएगा लेकिन फिर भी गिवन बाय प्राउस्ट। ओके, इन्होंने क्या कहा, कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड होता है उसमें कई सारे एटम्स होते हैं, तो ध्यान रखना चाहे उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन किसी भी मेथड से करे, उसमें जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, उनका मास क्या होगा, डेफिनिट प्रपोर्शन में होगा, निश्चित अनुपात में होगा। मैंने क्या कहा, एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड होता है उसमें कई सारे एटम्स होते हैं, तो ध्यान रखना किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन चाहे आप किसी भी मेथड से करो, उसके अंदर जो जो एटम्स या एलिमेंट होते हैं उनके मास का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, डेफिनिट रहेगा, निश्चित रहेगा। यस और नो। ओके, देखो बेटा कैसे, वेरी सिंपल, एक एग्जांपल से देखो। जैसे मैं लूं बेटा एग्जांपल CO2 का, मैं किसका एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, CO2 का। कैसे, तो अगर अपन बात करें बच्चों देखो CO2 की, CO2 का एग्जांपल अगर ले तो CO2 का देखो फॉर्मेशन में कई सारी मेथड से कर सकता हूं। कैसे बच्चों, समझना है इस बात को। फॉर एग्जाम्पल एक तो अपन ये किया है कि कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस इक्वल टू क्या बन रहा है, CO2 गैस। यस और नो, बन रहा है बच्चों। एक मैं जैसे एग्जांपल ये लूं CaCO3 सॉलिड, इससे क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस क्या बन रहा है, CO2 गैस। यस और नो, ऐसे भी बना सकते हैं। या फिर जैसे मैं ये बोलूं बेटा 2NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका अगर ब्रेक डाउन करें तो Na2CO3 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड और प्लस CO2 गैस बनती है। क्लियर, ठीक है बेटा। या फिर जैसे मैं बोलूँ एक एग्जांपल क्या ले सकता है, जैसे CO3 सॉलिड प्लस क्या 2HCl एक्वस। ओके, एसिड के साथ रिएक्शन करवाए तो इससे क्या बनता है बच्चों, इससे बनेगा CaCl2 सॉलिड प्लस क्या बनेगा साथ में बच्चों H2O लिक्विड और साथ में क्या बनेगा CO2 गैस, ये सब बनेगा। ओके, मेरा कहने का मतलब क्या है, घुमा फिरा के मैंने फॉर्मेशन किसका किया है बच्चों, CO2 का किया है। किसका किया है, CO2 का फॉर्मेशन किया है, कई सारी मेथड्स के अकॉर्डिंग किया है। कार्बन ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई, CO2 बना दिया। कोई कैल्शियम कार्बोनेट, कोई मेटल कार्बोनेट है, कार्बोनेट की रिएक्शन से क्या उसका ब्रेक डाउन करवा के CO2 बना दिया साथ में। कोई बाइकार्बोनेट था, जैसे यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, उसको जब ब्रेक करते हैं तो भी हमें पता है CO2 बनती है। किसी सॉल्ट की, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके एसिड से रिएक्शन करवाए तब भी CO2 बन सकता है। ओके, तो हमें फोकस किस पर करना है, CO2 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 CO2। मैंने क्या कहा
किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में, यानी मॉलिक्यूल या कंपाउंड तो फिक्स होना चाहिए, क्लियर। किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में क्या होना चाहिए, कार्ब जो एलिमेंट होंगे उनका रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, डेफिनेट प्रोपोर्शन, निश्चित क्या होगा, अनुपात में होगा, चाहे उसका फॉर्मेशन किसी भी मेथड से करे। कैसे, अगर मैं बात करूं बच्चों CO2 की बात करें तो कार्बन कितना है बेटा, अरे CO2 है तो कार्बन हमें पता 1 मोल है तो कितना हो जाएगा 12 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना होगा बच्चों 32 ग्राम ही होगा। कहने का मतलब क्या, इस मेथड से जो CO2 बन रहा है उसमें भी कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो यही रहेगा 12 ग्राम और 32 ग्राम, इसमें भी यही रहेगा, इसमें भी यही रहेगा, इसमें भी यही रहेगा। यानी CO2 का फॉर्मेशन आप किसी भी मेथड से करो, उसके अंदर जो जो एलिमेंट होते हैं उनके मास का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, यही रहेगा, डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेगा, निश्चित अनुपात में रहेगा। अगर CO2 की बात कर रहे हो तो चाहे इसका फॉर्मेशन आप किसी भी मेथड से करो। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। नोट करो बेटा फटाफट, कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो बेटा, जैसे एक बच्चे का क्वेश्चन आया था क्या कि सर केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज होगा तो मास भी चेंज हो सकता है क्या। ना बेटा, इस रूल के अकॉर्डिंग मैंने क्या कहा था, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में अपन ने क्या कहा था, अरे फिजिकल स्टेट कोई सी भी हो सकती है लेकिन हमें पता उसके कितने एटम कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। ओके, जैसे अपन ने क्या कहा, अरे सीधी सी बात है, H2 हमें पता लिक्विड फॉर्म में होता है, क्या कहा, H2 लिक्विड फॉर्म में है, उसमें ऑक्सीजन है तो भी अपन ओनली 1 एटम या 1 मोल एटम है तो 16 ग्राम लेते हैं। अगर ओनली ऑक्सीजन लिखे गैसेज फॉर्म में तो भी 16 ग्राम ही लेंगे। मैंने क्या कहा, समझ में आया। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे ध्यान रखना, कभी भी मास डिपेंड नहीं करेगा, वो फिक्स है तो वो फिक्स है बेटा, क्लियर। H2 है, अगर हमें पता आइस की फॉर्म में है तो भी अपन क्या करेंगे, 18 ग्राम लेते हैं, वाटर की फॉर्म में है तो भी 18 ग्राम ही लेते हैं, अगर वेपर की फॉर्म में है तो भी 18 ग्राम ही लेते हैं बेटा, 18 ग्राम ही लेते हैं। समझ में आ गया, यस और नो। तो पहली बात तो दिमाग से निकाल देना कि मास जो होगा एलिमेंट का क्या होगा, फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करेगा क्या, नो बेटा, कतई नहीं। आ गया समझ में, क्लियर। चलो, और कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट, और कोई दिक्कत। तो ये तो अपने क्या कहा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ओके, निश्चित अनुपात या संगठन का नियम, नाम से पता चल रहा था डेफिनेट प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात में होंगे। ओके, चलो बेटा, अब बात करते हैं क्या, नेक्स्ट रूल अपना क्या है, कैसे है बच्चों। इसमें अपन क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ, थर्ड की बात करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी गुणित अनुपात या संगठन का नियम। क्या कहा, गुणित अनुपात या संगठन का नियम। देखो बच्चों, मल्टीपल, नाम से पता चल रहा मल्टीपल में होगा। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणा में, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, गुना पे गुना, कई सारे गुना। बात समझ में आई, क्लियर। सबसे पहले बात करें साइंटिस्ट को डेडिकेट करे तो गिवन बाय डाल्टन, यानी डाल्टन ने दिया था। ओके, देखते हैं बच्चों डाल्टन की क्या दिक्कत थी, इन्होंने क्या कहा, सुनना अच्छे से इस बात को। कैसे, क्या कहेंगे, जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। देखो बेटा, एक बात तो श्योर है, दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके एक ही टाइप का कंपाउंड बनाए जरूरी है क्या, नहीं। अरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके H2O भी बनाते हैं, H2O2 भी बनाते हैं। यस और नो, डिपेंड करेगा कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समझ में आ गया, क्लियर। मैंने क्या कहा, देखो क्या कहेंगे कि जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके एक से ज़्यादा टाइप के कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें अगर एक एलिमेंट का मास क्या हो, फिक्स हो, डेफिनेट हो, तो दूसरे का मास क्या होगा, इंटीजर टर्म में होगा, क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा बेटा, सरल पूर्णांक होगा। मैंने क्या कहा, अगर दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके क्या एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाए तो उसमें एक एलिमेंट का मास अगर फिक्स हो तो दूसरे का मास क्या होगा बच्चों, सिंपल इंटीजर में होगा, सरल पूर्णांक में होगा, मल्टीपल, यानी 1 गुना 2 गुना 3 गुना ऐसे होगा। समझ में आ गया, कैसे बेटा, इजी वे में समझना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूं कार्बन और ऑक्सीजन, क्या कहा, कार्बन और ऑक्सीजन, मैं ऐसे फ्री फॉर्म में ले रहा हूं बच्चों। कार्बन और ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन से 2 टाइप के कंपाउंड बन सकते हैं। एक तो क्या बनता है बच्चों, CO, एक क्या बनता है, CO2। यस और नो, अरे बनता नहीं बनता, बनता है बच्चों। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की मैं बात करूं तो कार्बन इसमें कितना होता है, 12 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना होता है बेटा, 16 ग्राम। यस और नो, अरे होता है। CO2 में बात करूं तो कार्बन कितना होता है,
12 ग्राम। ऑक्सीजन कितना होता है बेटा 32 ग्राम, यस और नो। अरे एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 32 ग्राम। समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है, देखो अब अपना रूल अप्लाई करते हैं। क्या अगर इन दोनों को कॉमनली मैं बात करूं तो देखो बेटा कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड बना रहे हैं। क्या CO भी बना रहा है और CO2 भी बना रहा है, क्लियर। इनको अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो बेटा कैसे, CO में कार्बन है 12 ग्राम, ऑक्सीजन है 16 ग्राम। CO2 में कार्बन है 12 ग्राम, ऑक्सीजन है 32 ग्राम। ओके, अरे कार्बन देखो बेटा दोनों में फिक्स है या नहीं है, कार्बन तो 12 ग्राम, ये तो दोनों में फिक्स है या नहीं है। मैंने क्या कहा, एक एलिमेंट का मास क्या कर देना, फिक्स कर देना। ओके, अब दूसरे एलिमेंट को मैं कंपेयर करूं दोनों में, ऑक्सीजन देखो बेटा इसमें कितना है 16, इसमें कितना है 32 ग्राम, यस और नो। और इनका सिंपल रेशियो मैं क्या ले सकता हूं 1:2 की टर्म में। समझ में आ गया, यस और नो। यही बात तो मैंने बोली है क्या कि व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड एंड फॉर्म्स मोर देन वन टाइप्स ऑफ कंपाउंड देन द रेशियो मास ऑफ वन एलिमेंट व्हिच इज रिएक्ट विद डेफिनिट मास ऑफ अदर एलिमेंट इज ऑलवेज इन सिंपल इंटीजर रेशियो। ओके, यानी कि जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक से ज्यादा प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ क्रिया करता है सदैव सरल पूर्णांक अनुपात में होगा, यस और नो। बुक्स की लैंग्वेज रटने की जरूरत नहीं है, इजी वे में ध्यान रखना क्या कि जब दो एलिमेंट दो तत्व आपस में रिएक्शन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, क्लियर, तो उसमें क्या होगा, एक एलिमेंट का मास अगर फिक्स कर दे, क्या कहा, एक तत्व का द्रव्यमान फिक्स कर दे तो दूसरे का मास क्या होगा, दूसरे का द्रव्यमान सरल पूर्णांक होगा, सिंपल इंटीजर होगा। देखो पहले में जहां ऑक्सीजन 16 ग्राम था दूसरे में 32 ग्राम, 1:2, यानी दूसरे में ऑक्सीजन का मास होगा पहले का ट्वाइस डबल है या नहीं है, यस और नो। यही बात तो मैंने बोली है, पहले में 16 ग्राम तो दूसरे में 32 ग्राम होगा। समझ में आ गया, क्लियर। कोई दिक्कत तो बोलो बेटा फटाफट, यस और नो, yes or no, yes or no। चलो बात समझ में आ गई बेटा। चलो ये अपने किसकी बात की है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। मल्टीपल बच्चों मतलब क्या, मल्टीपल में होना, गुणा में होना, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, 1 गुना 2 गुना 3 गुना। इसमें क्या करना है, एक एलिमेंट का फिक्स कर देना है, दूसरा क्या होगा मल्टीपल में होगा बच्चों, क्लियर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी लॉ पर आता है, ध्यान रखना। ओके चलो नंबर 4 बात करते हैं बहुत ही सिंपल सा, क्या, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, यानी व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसे क्या कहते हैं बेटा, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, रेसिप्रोकल। अरे जेनेटिक्स में आता, ध्यान है ना, उल्टा सीधा बेटा, बात समझ में आएगा। यानी क्या, क्रॉस में होना, यानी इसको इससे इसको इससे ऐसे क्रॉस में करना। बच्चा कहेगा सर किसको किससे, एग्जांपल से देखते हैं कैसे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ओके, जैसा बेटा ये लॉ है सिंपल सा, वैसे इसका साइंटिस्ट था क्या, गिवन बाय रिचर। क्या कहा, गिवन बाय रिचर। बच्चों देखो लिचड़ नहीं, ना कि कीचड़, क्या, रिचर। ओके, कैसे था, क्या था बेटा समझ ना। इन्होंने क्या कहा, देखो गिवन बाय रिचर ने क्या कहा, जब दो एलिमेंट, सुनना अच्छे से, जब दो एलिमेंट किसी तीसरे सेम एलिमेंट की डेफिनिट अमाउंट से रिएक्शन करते हैं। मैंने क्या कहा कि जब दो एलिमेंट, क्या कहा, कोई दो एलिमेंट किसी तीसरे सेम एलिमेंट की डेफिनिट अमाउंट से रिएक्शन करते हैं, निश्चित मात्रा से क्रिया करते हैं, तो दोनों एलिमेंट के मास का रेशियो जब आपस में खुद रिएक्शन करेंगे उसके मास के रेशियो का क्या होगा, सिंपल इंटीजर होगा, सरल पूर्णांक होगा। मैंने क्या कहा, जब दो तत्व किसी तीसरे समान तत्व की निश्चित मात्रा से भिन्न भिन्न अभिक्रिया करते हैं, अलग अलग अभिक्रिया करते हैं, तो जो दोनों अलग अलग तत्व थे उनके द्रव्यमान का अनुपात जब दोनों आपस में खुद क्रिया करेंगे उसके द्रव्यमान के अनुपात का सरल पूर्णांक होगा। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा समझना, मैं दो एलिमेंट ले रहा हूं, एक मैंने लिया है कार्बन, एक मैंने लिया है ऑक्सीजन, ठीक है। अरे दो एलिमेंट ले रहे हैं, एक क्या है कार्बन, दूसरा क्या है ऑक्सीजन, क्लियर। अब सपोज करो बेटा इसकी भी मैं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवा रहा हूं, रिएक्शन करवा रहा हूं, इसकी भी हाइड्रोजन से। बच्चा कहेगा सर
ये बिगड़े ऐसे थोड़ी करेंगे, इनको स्टेबल फॉर्म में लिखेंगे ना, बिल्कुल बेटा लिखेंगे, जितनी हमें ज़रूरत है उतने ही एटम ले लेंगे, नो टेंशन। ओके, कैसे अपन का देखो पर्पज़ क्या समझना, इसे कैसे करना है बेटा। अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाऊँ तो इनका फेमस हमें पता प्रोडक्ट क्या बनता है, अरे फेमस कंपाउंड बना दो CH4, यस और नो। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बनाऊँ तो फेमस कंपाउंड क्या है, H2, अरे वाटर बनता नहीं बनता, बनता है बेटा। अगर इसमें मैं बात करूँ क्या, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन, अगर इसकी मैं बात करूँ तो देखो कार्बन रेशियो हाइड्रोजन क्या है बेटा, कार्बन क्या होगा, अरे 12 ग्राम है और हाइड्रोजन कितना है 4, यस और नो है बच्चों, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन रेशियो हाइड्रोजन, इनका रेशियो लिखूँ, ऑक्सीजन कितना है 16 और हाइड्रोजन कितना है बेटा 2, यस और नो। लेकिन मैंने क्या कहा, जब दो एलिमेंट किसी तीसरे सेम एलिमेंट के साथ क्या अलग अलग रिएक्शन करते हैं, दो एलिमेंट कार्बन ऑक्सीजन, तीसरे सेम एलिमेंट, तीसरा सेम एलिमेंट कौन है हाइड्रोजन, इससे अलग अलग रिएक्शन करते हैं। कार्बन भी अलग रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन से, CH4 बना रहा है, ऑक्सीजन भी अलग से रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन से, H2 बना रहा है, क्लियर, ठीक है। फिर क्या कहेंगे, तो दोनों एलिमेंट जो अलग अलग थे उसमें क्या करना, इनके जो द्रव्यमान का अनुपात होगा, मास का रेशियो होगा, वो क्या, जब दोनों खुद आपस में रिएक्शन करेंगे उसका इंटीजर टर्म में होगा, पूर्णांक में होगा। कैसे बच्चों, तीसरा जो सेम एलिमेंट है पहले क्या होना चाहिए, उसकी अमाउंट मात्रा भी निश्चित लेनी है। क्या कहा, तीसरा जो सेम एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, डेफिनिट अमाउंट में होना चाहिए, निश्चित मात्रा में होना चाहिए। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो यहाँ देखो बेटा कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना है 16 और हाइड्रोजन कितना है 2। तो हाइड्रोजन अगर सेम एलिमेंट यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन, इसकी अमाउंट भी सेम लेनी है, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो इसको मैं 4 बना सकता हूँ नहीं बना सकता हूँ, और इसको 4 बनाने के लिए दोनों को क्या करूँगा, डबल कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ बेटा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 32:4, यस और नो। अरे कैसे, क्या समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। अब मैं इनको कंपेयर करूँ तो हाइड्रोजन तो कितना है बेटा 4, अरे ये तो फिक्स है या नहीं है, तीसरा सेम एलिमेंट था ये तो फिक्स हो गया। बाकी दो एलिमेंट कौन है, कार्बन रेशियो ऑक्सीजन, ये कितने बेटा 12:32, यस और नो है बच्चों, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जब दोनों एलिमेंट आपस में खुद रिएक्शन करेंगे तो खुद की रिएक्शन करवा दो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और दोनों की रिएक्शन से फेमस कंपाउंड क्या बनता है CO2, यस और नो। इसमें देखो बेटा दोनों के मास का रेशियो क्या होगा, कार्बन और हमें पता ऑक्सीजन, तो कार्बन रेशियो ऑक्सीजन कितना है, ये 12:32 है या नहीं है। कार्बन देखो बेटा 1 मोल कार्बन एटम है तो क्या 12 ग्राम, और ये कितना O2 है तो 32, समझ में आ गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या था, जब दो एलिमेंट यहाँ पर कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन, किसी तीसरे सेम एलिमेंट की डेफिनेट अमाउंट से रिएक्शन करते हैं अलग अलग, क्लियर। तो दोनों एलिमेंट के मास का रेशियो जब दोनों आपस में खुद रिएक्शन करेंगे, क्या कहा, दोनों आपस में खुद रिएक्शन करेंगे, उस कंडीशन में इनके मास के रेशियो का इंटीजर मल्टीपल होगा, सरल पूर्णांक होगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना ऐसे होगा। कैसे, 12:32। इसमें क्या रहा, कार्बन ऑक्सीजन जब दोनों आपस में अलग अलग रिएक्शन कर रहे हैं किसी तीसरे सेम एलिमेंट के सेम अमाउंट से, तब तो क्या रहा 12:32, और जब दोनों खुद आपस में रिएक्शन करेंगे तब भी कितना आ रहा है 12:32। यानी इसका 1 टाइम है या नहीं है ये वाला रिजल्ट, यस और नो। बात समझ में आई, यही बात हमने बोली है क्या, कि दो एलिमेंट किसी तीसरे सेम एलिमेंट की डेफिनेट अमाउंट से रिएक्शन करेंगे तो इनके मास का रेशियो, जब दोनों एलिमेंट खुद आपस में रिएक्शन करेंगे क्या होगा, तो उसके मास के रेशियो का इंटीजर टर्म होगा, इंटीजर वैल्यू होगी, पूर्णांक अनुपात होगा। कैसे, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। कैसे, 12:32 इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं, यही रेशियो आएगा नहीं आएगा, आएगा। इसका 2 टाइम भी आ सकता था, जैसे इसे डबल कर दूं कितना आएगा 24 और ये 64, लेकिन 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ऐसे आएगा, डेसिमल में कभी भी नहीं आएगा बेटा। समझ में आ गया, क्लियर। थोड़ा टिपिकल जरूर है लेकिन एग्जाम्पल से बहुत ही इजी वे में मैंने बोला है कैसे करना है क्या करना है, समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो। कोई डाउट है तो बोलो बेटा इसमें फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट है तो बोलो फटाफट।
चलो, जैसे कुमकुम का मैसेज आया, क्या सर ऐसे तो हम H2O बनाना चाहते हैं तो H2O2 बन गया, क्या बन गया बेटा? देखो H2O2 बन सकता है। देखो नॉर्मल वे में अगर अपन बात करें, नॉर्मल वे में करते हैं तो अपन ने क्या, नॉर्मल कंडीशन अपन ने क्या H2O बनाना है, H2O2 बन गया, ये स्पेशल कंडीशंस होती है, चल के हमें देगा कि ये बन रहा है। क्लियर? लेकिन कुछ नहीं बोले तो क्या, जो नॉर्मल प्रोडक्ट होता है, सामान्य उत्पाद होता है, वो बनाते हैं। समझ में आ गया? तो देखो ऐसे तो कार्बन हाइड्रोजन की अपन बात करें तो बेटा जरूरी है क्या, CH4 मेथेनी बने, एथेन बन सकता है, प्रोपेन बन सकता है, एथीन बन सकता है, एथाइन बन सकता है, प्रोपीन बन सकता है, यस और नो? कुछ नहीं बोले तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, वही बात है, मेथेन मान के चलते हैं। क्लियर? चल के चिल्ला चिल्ला कर बोला, कोई हिंट दे रखा है तो अपन वो बनाते हैं। समझ में आ गया? वैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कुछ नहीं बोले तो नॉर्मल प्रोडक्ट तो क्या होता है, H2O ही होता है, वही बनाते हैं। चल के अगर हमें क्या हिंट दे के बोला है कि ये बन रहा है तो वो बनाते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? कार्बन ऑक्सीजन की बात करें, कुछ नहीं बोले तो सीधी सी बात है CO2 ही बनता है। चल के बोल रहा है तो अपन CO बना सकते हैं, लेकिन वो कोई हिंट दे तो। समझ में आ गया? क्लियर? चलो बेटा, तो ये ध्यान रखना कैसे करना है, क्या करना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आपको दिक्कत, यस और नो? चलो बेटा नंबर 4, अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 में देखो बेटा हमें क्या करना है, ये अपना क्या है, रेसिप्रोकल के बाद अपन बात करते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रपोर्शन। क्या कहा? इक्विवेलेंट, तुल्यांकीय अनुपात का नियम। बच्चों देखो समझने वाले स्टार्टिंग के 4 थे, अब बाकी के लास्ट के 2 में कोई ज़्यादा खास बड़ी बात नहीं है। कैसे करना है, क्या करना है, लॉ ऑफ अपन ने क्या लिखा है बेटा, इक्विवेलेंट प्रपोर्शन। ओके, चलो देखो बेटा तुल्यांकीय अनुपात का नियम। देखो तुल्यांकीय अनुपात के नियम की बात करते हैं तो गिवन बाय रिचर, ये भी देखो सेम साइंटिस्ट ने दिया था। तो इन्होंने क्या कहा था, जब एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो इनके इक्विवेलेंट वेट के टर्म में, उनका रेशियो क्या होता है, उनके इक्विवेलेंट वेट के टर्म में होता है। मैंने क्या कहा कि जब कोई एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो उन एलिमेंट्स का जो मास का रेशियो होगा वो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होगा। यानी जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो क्या होगा, उन दोनों तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा, उनके तुल्यांकीय भारों के अनुपात में होगा। सीधी सी बात है क्या, कि जब कोई भी दो एलिमेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी दो तत्व अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो दोनों तत्वों के क्या होगा, द्रव्यमान मास का जो रेशियो क्या होगा, जो उनके इक्विवेलेंट वेट का रेशियो होता है, तुल्यांकीय भारों का अनुपात होता है, वो का वो होगा। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा ऐसे समझना बेटा इस बात को। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ये लिखे, मैंने लिखा है A + B = प्रोडक्ट। बेटा कोई भी मान लो A और B आपस में रिएक्शन करके क्या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं बच्चों। क्लियर? ठीक है बेटा, देखो कैसे इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो देखो कैसे कह सकते हैं, स्टाइकियोमेट्री में उसके बाद अपन ने पढ़ा था इक्विवेलेंट वेट, याद है ना, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का रूल क्या होता है, सभी रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट आपस में इक्वल होंगे, यस और नो? अरे होता है बच्चों। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, A के इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, B के इक्विवेलेंट, यस और नो? अब इनको मैं वेट के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यानी W/E। A के लिए इक्वल टू क्या लिखेंगे, W/E, ये किसके लिए, B के लिए, यस और नो? अरे बात समझ में आ गई। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, WA/EA इक्वल टू क्या लिखेंगे, WB/EB, यस और नो? तो देखो W को अगर एक साइड लिख दूँ तो क्या लिखेंगे, WA/WB इक्वल टू क्या हो गया बेटा, EA/EB। यही बात तो अपन ने कही है, क्या एलिमेंट के मास का रेशियो, तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात है, उनके इक्विवेलेंट वेट का जो रेशियो होगा उसके बराबर होता है। कैसे, WA/WB = EA/EB, यानी A और B के मास का रेशियो, इनके वेट का रेशियो क्या होगा, जो A और B का इक्विवेलेंट वेट होगा बेटा उसी के रेशियो के इक्वल होगा। समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर? चलो बेटा, तो ये अपने किसकी बात की है, इक्विवेलेंट प्रपोर्शन के लॉ की। कैसे करना है समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर? चलो बेटा अब बात करें जो लास्ट वाला आता है बेटा, क्या, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, गैसों के आयतन का नियम। ओके ठीक है बेटा, और ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, गैलुसक, गिवन बाय गैलुसक। ओके, गैलुसक ने बताया था बच्चों। देखो बेटा क्या दिक्कत है, गैलुसक के नाम से पता चल रहा, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, यानी गैसेस के लिए हमें अप्लाई करना है और किसके टर्म में बताना है, वॉल्यूम के टर्म में बताना है। ओके, तो इन्होंने क्या कहा कि जब गैसेस रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और गैसेस प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी गैसीय क्रियाकारक आपस में अभिक्रिया करके गैसीय उत्पाद बनाते हैं, तो क्या सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट, सभी क्रियाकारकों उत्पादों का क्या वॉल्यूम का रेशियो, आयतन का अनुपात सरल पूर्णांक में होगा, सिंपल
इंटीजर में होगा। मैंने क्या कहा कि जब गैसेज रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके क्या गैसेज प्रोडक्ट बनाते हैं तो सभी का क्या यानी सभी गैस सिस्टम में होने चाहिए, तो उनके जो वॉल्यूम का रेशियो होगा, आयतन का अनुपात होगा, वो क्या सिंपल इंटीजर में होगा, सरल पूर्णांक में होगा। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो फॉर एग्जांपल जैसे अपन ये लिखे बेटा, जैसे अपन ये लिख दे अमोनिया, नाइट्रोजन की बात करें, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमें पता है बच्चों रिएक्शन करके क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। यस और नो, बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर, ठीक है। अगर मैं ये लिखूँ मोल की टर्म में लिखे तो हमें पता है बच्चों ये कितना है 1 मोल, ये कितना है 3 मोल, क्लियर, और ये कितना है 2 मोल। समझ में आ गया, 1 मोल 3 मोल और 2 मोल, क्लियर। ये तो किसकी टर्म में आया है, मोल की टर्म में, लेकिन मुझे किसकी टर्म में चाहिए, वॉल्यूम की टर्म में चाहिए। तो हमें ध्यान है बेटा, वॉल्यूम को हमें पता, मोल को वॉल्यूम की टर्म में कैसे लेके आते हैं, अरे मोल क्या होता है V लीटर अपॉन 22.4, यस और नो। तो हमें पता वॉल्यूम कैसे आ सकता है, मोल को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 22.4 से, यस और नो, क्लियर। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, अगर वॉल्यूम की टर्म में लिखूँ तो मोल को किससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे 22.4 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 22.4 लीटर, क्लियर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 22.4 लीटर, ओके, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 22.4 लीटर, यस और नो। 22.4 22.4 22.4 इसको उड़ा सकते हैं बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा 1 लीटर। ये कितना आ जाएगा, रेशियो की अगर हम बात करें बच्चों तो देखो रेशियो में अपन क्या लिख सकते हैं, ये कितना आ जाएगा 3 लीटर और ये कितना आ जाएगा 2 लीटर। मैंने क्या कहा, समझ में आ गया। तो देखो बच्चों गैसेज रिएक्टेंट, गैसीय क्रियाकारक आपस में रिएक्शन करके गैसेज प्रोडक्ट बनाए, गैसीय उत्पाद बनाए, तो उनके जो वॉल्यूम का रेशियो, आयतन का अनुपात भी क्या होगा, सिंपल इंटीजर में होगा, सरल पूर्णांक में होगा, दशमलव में नहीं होगा। 1:3:2 1:3:2, ठीक है, बात समझ में। डेसिमल में कोई सा भी आ रहा है क्या, नहीं बच्चों, समझ में आ गया, क्लियर। नोट करो बेटा फटाफट। कुमकुम दृष्टि, जो क्वेश्चन पूछते हो बेटा, जब उसका जवाब दिया जाता है तो यस और नो में रिप्लाई किया करो, समझ में आया नहीं आया, ताकि पता चले। जो डाउट पूछा था उसके लिए अपने 2 मिनट लगाए हैं एक्सप्लेन करने में, दोबारा वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, चलो बेटा यहाँ तक नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत हो बताओ फटाफट। बिल्कुल बेटा, जो वॉल्यूम का रेशियो मोल का रेशियो वही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मोल को ही तो अपन ने क्या किया, वॉल्यूम में कन्वर्ट किया बेटा। तो मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने क्या किया, सभी को 22.4 से तो मल्टीप्लाई किया है। तो क्या करेंगे बच्चों, अरे इसीलिए तो अपन ने बोलते हैं बेटा, कई इसका आपने देखा होगा V प्रोपोर्शनल टू N, यस और नो, यानी इसका मतलब क्या प्रोपोर्शनल बोला है, मतलब सेम सेम होना, जो मोल का रेशियो वही वॉल्यूम का रेशियो। बात समझ में आ गई, क्लियर। चलो बेटा, तो ये अपने बात की लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन या संयोग के नियम, ये ऐसे तो ये क्या होगा, वो ऐसे तो वो क्या होगा, कैसे करना है, क्या करना है। बात समझ में आ गई, क्लियर। चलो, तो एक एक लॉ को कहाँ में अप्लाई करना है, कैसे करना है, विद एग्जांपल। बुक्स की लैंग्वेज रट के बच्चों टाइम पास नहीं करना है, ध्यान रखना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, चलो बच्चों, अब बात करते हैं अपने चैप्टर का लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं बच्चों, कैसे करना है, क्या करना। ओके, यस सर, वेरी गुड, भाग्य कुमकुम, बात समझ में आ गई। चलो बेटा, चलो अब बात करते हैं चैप्टर का लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, क्या, सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर। ओके बच्चों, देखो कैसे होता है, क्या होता है, सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा SN। क्या कहा, सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर्स।
ओके देखो कैसे होता है, क्या होता है, या फिजिक्स में ही पढ़ते हो बच्चों। ओके और जो चीज़ हमें पता है 2 पार्ट में कॉमन होती है, वहाँ पर क्वेश्चन आने के चांसेस अपने आप ज़्यादा हो जाते हैं। कैसे करना, इजी वे में ध्यान रखना क्या होते हैं कैसे होते हैं बेटा। देखो समझना इसका यूज़ क्या है, द डिजिट्स और नंबर्स, क्या कहा, द डिजिट्स और नंबर विच आर रिप्रेजेंट टू एक्यूरेसी ऑफ एनी मेजरमेंट, क्या कहा, वो अंक या संख्याएं जो क्या करते हैं किसी मापन की यथार्थता या शुद्धता को दर्शाते हैं। ये क्या, उसको क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर या फिगर्स, हिंदी में बोलते हैं सार्थक अंक। बात समझ में आई, हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्थक अंक, सार्थक करना, सही करना। ओके क्या कहा, वे डिजिट्स और नंबर्स, वे अंक या संख्याएं जो क्या करते हैं किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करती है, यानी किसी मापन की यथार्थता को दर्शाती है, उसे क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर SN कहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर। तो मैंने क्या कहा बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, यानी कोई भी मापन होता है बेटा उसकी एक्यूरेसी, यानी वो कितना एक्यूरेट है, इस बात को ये रिप्रेजेंट करती है, कितना यथार्थ, कितना सही है। अपन बोलते हैं ना ये एग्जैक्ट है या एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू कितनी होगी, अपन क्या कहते हैं एकदम सही क्या होगा। बात समझ में आई क्या। तो अपन को कई सारे रिजल्ट अपन को दिए जाए, उसमें से सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, इस बात को कौन रिप्रेजेंट करता है, सिग्निफिकेंट नंबर्स या सार्थक अंक या संख्याएं। ओके बच्चा कहेगा सर कैसे, तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, इसमें रूल्स के अकॉर्डिंग अपन बात करें बच्चों, तो देखो क्या करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं करूँ बेटा, जैसे मैंने आपको कोई क्या कुछ भी मैंने सबस्टांस आपको दे दिया, कोई भी पदार्थ मैंने आपको दे दिया बेटा, उसमें मैंने कहा बेटा इसका मेजरमेंट करके लाओ। ओके क्या कहा, कुछ का मेजरमेंट करके लाओ, मापन करके लाओ। तो क्या कहा, सबसे पहले कोई अंधा बच्चा आया, उसने कहा सर मेरा रिजल्ट आ गया, ये आया 12.4। मैंने क्या कहा 12.4 आएगा। क्या कहा, उस बच्चे ने क्या कहा, उस अंधे बच्चे ने क्या कहा, अंधे बच्चे ने या बच्ची ने जो भी है, उसने कहा सर 12.4 आ गया। मैंने कहा ठीक है 12.4 तो मान सकता हूं, लेकिन 12.4 के बाद क्या है, यानी 4 के बाद 1 2 3 0 4 5 जो भी है कितना आएगा। तो उसने कहा सर ये तो हमने किया ही नहीं। ओके इसका मतलब ये रिजल्ट उसका गलत नहीं है, फिर भी वो गलत है। मैंने क्या कहा, समझ में आया, गलत नहीं बोल सकते लेकिन 100% इसे करेक्ट भी नहीं बोल सकते। ओके ठीक है, फिर क्या, जो उसके साथ में बच्चा रहता है, भाग्य कुमकुम हो चाहे कोई भी हो बेटा, देखो वो बच्चा है कि सर हाँ सर मैंने किया, सर मैंने किया, इसके आगे क्या आता है, ये 12.45 आता है, यस और नो। बात समझ में आई क्या। फिर मैं कहूँ ठीक है बताओ बेटा भाग्य कुमकुम, इसके बाद क्या आएगा 12.45 तो ठीक है, 4 5 5 के बाद क्या आएगा 1 2 3 4 5, इसके बाद आगे क्या आएगा, फिर उसके स्टाइल में क्या, सर ये तो हमने भी नहीं किया, उसके आगे तो मैंने भी नहीं किया, क्या आएगा कैसे आएगा। ओके फिर आएगा अपना सोहेल, मैंने क्या कहा कि सर इसके बाद सर वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम सर, इसके बाद ये आएगा, सर अपना सोहेल आया कि सर मैंने आगे मेजरमेंट किया सर, इसके आगे ये आता है। बात समझ में आई क्या। ओके चलो बेटा, फिर मैंने कहा ठीक है बेटा ये बताओ 12.452 आ रहा, तो 2 के आगे क्या है, तो बच्चा कहेगा सर, सोहेल कहेगा सर मैंने भी इसके आगे नहीं किया, इसका मतलब रिजल्ट इसका करेक्ट तो है, लेकिन आगे फिर से सस्पेंस आ गया, नहीं आ गया, आ गया। ठीक है फिर कोई और बच्चा आता कि सर मैंने किया था, ये आता है 12.452 आता है सर, ये आता है। ओके इसका मतलब क्या, रिजल्ट तो सारे सही है लेकिन ज़्यादा सही कौन है उसकी इंपॉर्टेंस है। समझ में आ गया, सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, समझ में आ गया। रिजल्ट तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, ये है बेटा। ओके यही तो करता है एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, किसी मापन की यथार्थता को दर्शाता है, यानी सबसे ज़्यादा सही कौन सा होगा, ये वाला सबसे ज़्यादा सही है। क्यों, क्योंकि इसमें सस्पेंस है, 4 के बाद क्या हो सकता था, तो इसमें क्लियर हो गया सर 4 के बाद 5 था, काम खत्म। उसके आगे क्या हो सकता था, सर ये होगा, काम खत्म। इसका मतलब इसके आगे क्या होगा, सर ये था, इसका मतलब ये और ज़्यादा सही है। इसका मतलब एक बात तो मैं कह सकता हूँ, जितने नंबर्स होंगे, जितनी संख्याएं होगी, एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। यस और नो, बात समझ में आई क्या। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, SN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एक्यूरेसी। ठीक है एक्यूरेसी, इसका मतलब क्या लिखेंगे, यानी SN सिग्निफिकेंट नंबर जितने ज़्यादा होंगे एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ में आया बेटा, यस और नो। अरे यहाँ तक को दिक्कत है तो बोलो। मैंने क्या कहा, सिग्निफिकेंट नंबर का बच्चों रोल ही क्या है, किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर फिगर्स होंगे बेटा, एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। मैंने लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी क्या समानुपाती होंगे, जितने ज़्यादा SN की वैल्यू होगी वो रिजल्ट क्या उतना ही ज़्यादा करेक्ट होगा। ओके लेकिन ध्यान रखना बेटा, अब इसमें क्या करेंगे,
कई सारे रूल्स आपके पास आएंगे बेटा, कई सारे रिजल्ट्स आपको देगा, उसमें पूछेगा, बच्चा क्या आएगा सर क्या, उसमें रिजल्ट आपके पास देखोगे तो क्या करोगे, मैथमेटिकली तो मान लो ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, मैथमेटिकली वो रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसके रूल के अकॉर्डिंग वो रॉन्ग है। क्यों? इसमें क्या करते हैं, मोर करेक्ट कौन सा है, ज़्यादा सही कौन सा है, वो देखते हैं। ओके, तो कई डाटा तो आपके पास ऐसे आएंगे, सर ये गलत कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता, कोई मैथमेटिशियन, कोई गणितज्ञ इसे गलत बता ही नहीं सकता। बिल्कुल बेटा बात सही है, लेकिन इसके रूल के अकॉर्डिंग क्या वो गलत हो सकता है, क्योंकि इसके रूल के अकॉर्डिंग क्या सिर्फ करेक्ट नहीं देखना, मोर करेक्ट देखना है, ज़्यादा सही देखना है। समझ में आ गया? क्लियर? चलो बेटा, तो देखते हैं इसके रूल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, 1 by 1। ओके, चलो बेटा इसके रूल्स की बात करते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स के रूल क्या होते हैं। सबसे पहले 1 by 1 समझते जाना अच्छे से। सबसे पहले अगर मैं कहूँ पहला रूल्स तो क्या है बच्चों, क्योंकि आपको बस क्या कोई भी डाटा दे देगा, ये इक्वल टू ये है, ठीक है, कोई भी डाटा दे देगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इसमें क्या इसके एसन कितने हैं, इसमें एसन कितने हैं, मैं शॉर्ट में इसे एसन लिखूंगा, एसन कितने होंगे, क्या होंगे। क्लियर? एसन का मीनिंग क्या है, रोल क्या है, समझ में आ गया। अब कैलकुलेट कैसे करना है तो ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप समझना। सभी नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं, एसन माने जाते हैं, काम खत्म। मैंने क्या कहा, सभी अशून्य संख्याएं क्या होती है, एसन मानी जाती है, यानी कोई नॉन जीरो है, जीरो के अलावा 1 2 3 4 5 जो भी है वो क्या एसन मानी जाएगी। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये लिख दूं 125, ठीक है, अरे 125 मैंने लिखा 125, इसमें बोले एसन कितना है, बच्चा कहेगा सर 125 एसन है। गलत है बेटा, इसका मतलब क्या, ये भी एसन काउंट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो टोटल एसन कितने हो गए, 3 हो गए बेटा। ध्यान रखना, मैं टिक और क्रॉस क्यों लगाऊंगा बेटा, ध्यान रखना, इसमें क्या कई जगह कई डिजिट का यूज होगा, कई का नहीं होगा, तो जिसको यूज होगा उसके नीचे मैं टिक जरूर लगाऊंगा कि इसका रिजल्ट 3 आया, लेकिन 3 किसकी वजह से आया, इन तीनों की वजह से आया। और जो एसन की फॉर्म में कंसीडर नहीं होगा, एसन नहीं माना जाएगा, उसके साथ मैं क्रॉस लगाऊंगा। समझ में आ गया? क्लियर? बात समझ में आई बेटा? तो मैंने क्या बोला है, सभी नॉन जीरो डिजिट क्या होती है, एसन मानी जाएगी। ओके, कैसे 125, ये जो रिजल्ट था 125, इसमें क्या है 125, यानी ये डिजिट्स है, 1 है, 2 है, 5 है, तीनों ही नॉन जीरो है, तो एसन की फॉर्म में काउंट होंगे, यानी ये भी और ये भी, एसन कितने 3। समझ में आ गया? ये मैंने लिखा है बेटा। दूसरा एग्जाम्पल क्या 2.5, बच्चे से पूछे क्या एसन कितना होगा, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, एसन कितना होगा बेटा 2 होगा। समझ में आ गया? क्लियर? यानी क्या नॉन जीरो का लफड़ा तो खत्म, यानी जो भी नॉन जीरो होगी वो हमेशा एसन की फॉर्म में काउंट होगी। अब कंफ्यूज कहाँ करेगा बच्चों, जीरो के लिए करेगा। कंफ्यूज किसके लिए करेगा, जीरो के लिए करेगा। नॉन जीरो तो देखते ही दिमाग में आना चाहिए, नॉन जीरो कैसी भी हो वो एसन की फॉर्म में काउंट होगी। ओके, अब जीरो की टर्म में बात करें तो कैसे करना है, क्या करना समझना। अगर दो क्या नॉन जीरो के बीच में जीरो प्रेजेंट है, मैंने क्या कहा, नॉन जीरो डिजिट के अशून्य संख्या के बीच में शून्य अगर उपस्थित है तो वह एसन की फॉर्म में काउंट होगा। मैंने क्या कहा, अगर नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो है बेटा, क्या कहा, कोई भी आपको नॉन जीरो डिजिट दे दी, अगर उनके बीच में अगर हमें जीरो दे रखा तो वो क्या होगा, एसन की फॉर्म में काउंट होता है। बच्चा कहेगा सर कैसे, फॉर एग्जांपल हमें ये दे दिया 101, क्या कहा 101, बच्चे से पूछे एसन की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान रखना ये तो नॉन जीरो है ही है, 1 और 1 ये तो काउंट होंगे। अब जो जीरो प्रेजेंट है वो कहाँ है बच्चों, नॉन जीरो के बीच में है, नॉन जीरो के बीच में तो है ये जीरो, तो ये भी काउंट होगा। एसन कितना हो गया 3 होगा बेटा, एक तो ये, एक ये, एक ये। समझ में आ गया? या फिर हमें ये बोल दे जैसे 2005, ऐसा कोई डाटा दे दे तो हमें पता 2 और 5 ये तो एसन की फॉर्म में काउंट होंगे ही होंगे, लेकिन इनके बीच में जीरो है तो ये भी काउंट होंगे, तो एसन कितना हो गया बच्चों 4। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपको क्या करना है, अगर नॉन जीरो के राइट साइड में जीरो प्रेजेंट है, क्या कहा, नॉन जीरो के राइट साइड में जीरो प्रेजेंट है, तो वो ध्यान रखना एसन की फॉर्म में काउंट नहीं होगा। मैंने क्या कहा, नॉन जीरो के राइट साइड में जीरो प्रेजेंट है तो वो एसन की फॉर्म में कंसीडर नहीं होगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ऐसे बेटा, आपको ये दिया जाए फॉर एग्जाम्पल ऐसा दे दिए, मैंने क्या कहा 1100, बच्चे से पूछे एसन क्या होगा, एसन क्या होगा, तो ये तो नॉन जीरो है, 11 काउंट होगा, लेकिन ये जीरो काउंट होगा क्या, नहीं, नॉन जीरो के राइट साइड वाले जीरो एसन की फॉर्म में काउंट नहीं होंगे। देखो मैंने क्रॉस लगाया है बच्चों, क्लियर, क्रॉस लगाया तो क्या करेंगे, ये काउंट नहीं होंगे, तो यहाँ पर एसन की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, एक तो 1 और 1 ये दोनों काउंट होंगे एसन की फॉर्म में। समझ में आ गया? यस और नो? सीक्वेंस से बता रहा हूँ बच्चों, एक एक रूल और विद एग्जांपल। क्लियर? चलो नेक्स्ट रूल इसका क्या है बच्चों, ध्यान रखना,
अगर क्या कहा नॉन जीरो के देखो राइट साइड में थे वो एस एन की फॉर्म में काउंट नहीं होते, लेकिन अगर नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, क्या कहा नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट अगर जीरो है तो वो भी एस एन की फॉर्म में काउंट नहीं होगा। क्या कहा एस एन की फॉर्म में काउंट नहीं होगा। ऐसे जीरो क्या करते हैं, ओनली डेसिमल की पोजीशन बताते हैं, दशमलव की स्थिति बताते हैं। कैसे बच्चों, जैसे मैंने ये लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया 025 मैंने ये लिखा है। अरे सीधी सी बात है, इस जीरो का रोल क्या है, इसका मतलब अपन नॉर्मली क्या करते हैं, डेसिमल के लिए यूज़ करते नहीं करते, डेसिमल लगाते हैं तो उससे पहले जीरो आता है बच्चों। क्लियर। तो क्या कहा, ये जो नॉन जीरो है बच्चों कहाँ पर प्रेजेंट है, नॉन जीरो से लेफ्ट साइड में पहले प्रेजेंट है बेटा। इसका मतलब क्या होगा, ये तो एस एन की फॉर्म में काउंट होंगे, लेकिन ये काउंट होगा क्या, ये काउंट नहीं होगा। तो इसका एस एन कितना होगा, 2 होगा। ये 2 और ये 5 समझ में आ रहा है, यस और नो। अगर क्या जीरो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में है तो वह एस एन की फॉर्म में कंसिडर नहीं होता बेटा। क्लियर। चलो बेटा अगला रूल अपन क्या कह सकते हैं, अगर कोई जीरो है, क्या कहा अगर कोई जीरो है वो क्या है बच्चों, नॉन जीरो और डेसिमल दोनों के राइट साइड में प्रेजेंट है। क्या कहा, अगर कोई जीरो आपको ऐसा दे दे जो कहाँ है बच्चों, नॉन जीरो और डेसिमल दोनों के राइट साइड में प्रेजेंट है, तो वो क्या होता है, एस एन माना जाता है। क्या कहा, नॉन जीरो डेसिमल दोनों के राइट साइड में है तो वो क्या होगा, एस एन माना जाएगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, मैंने ये दे दिया बेटा 5.0, क्या कहा 5.0। अब क्या कहा, ये जीरो कहाँ है, नॉन जीरो अशून्य संख्या और डेसिमल दोनों के क्या राइट साइड में है या नहीं है, तो ये एस एन की फॉर्म में काउंट होता है। ओके। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ये तो होगा, इस जीरो को भी काउंट करेंगे, इस कंडीशन में एस एन कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। समझ में आ गया। क्लियर। या फिर मैंने ये बोल दिया बच्चों क्या, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको ये बोल दिया 2.000 बेटा, ठीक है। इसकी बात करें तो एस एन क्या आएगा, ये जो जीरो आ रहे हैं किधर आ रहे हैं बच्चों, देखो क्या नॉन जीरो 2 बोला है, नॉन जीरो है ना, शून्य के अलावा नॉन जीरो डेसिमल दोनों के राइट साइड में है। तो देखो बेटा ये भी एस एन की फॉर्म में काउंट होंगे, तो एस एन कितना हो गया, 4 हो गया। समझ में आ गया, यस और नो। अरे बात समझ में आ गई बेटा कैसे करना है, यस और नो। यहाँ तक बात ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या कहा, अगर नॉन जीरो और डेसिमल दोनों के क्या है बच्चों, राइट साइड में प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, जीरो एस एन की फॉर्म में काउंट होता है बेटा। समझ में आ गया। क्लियर। चलो बेटा नेक्स्ट रूल इसका क्या होता है, अगर कोई जीरो, सीक्वेंस से सुनते जाना बच्चों, अगर कोई जीरो क्या है, नॉन जीरो के राइट साइड में, क्या कहा नॉन जीरो के राइट साइड में लेकिन डेसिमल के लेफ्ट साइड में है, तो वो एस एन की फॉर्म में काउंट होता है। अच्छे से सुनना, नॉन जीरो के राइट साइड में, ओके, और डेसिमल के लेफ्ट साइड में, तो वो क्या होगा, एस एन की फॉर्म में काउंट होगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया 500 पॉइंट, और मैंने ये लिख दिया बेटा क्या, आगे लिख दिया फिर से जीरो, फिर लिख दिया बेटा मैंने 5, कुछ भी मैंने लिख दिया, जैसे मानो ये बोल दिया मैंने 0. क्लियर। अब बच्चा कहेगा सर एस एन कितना होगा, तो एस एन की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो यहाँ से देखो क्या करना है, ये तो नॉन जीरो है ही है, क्या कहा, अरे ये तो नॉन जीरो है बेटा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, देखो बेटा, तो अपन यहाँ से क्या कह सकते हैं, जैसे इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कहेंगे, ये देखो बेटा, ये जो जीरो आ रहे हैं, ये जीरो आ रहे हैं, देखो ये कहाँ है, नॉन जीरो और डेसिमल दोनों के क्या है, अरे नॉन जीरो के राइट साइड में और डेसिमल के लेफ्ट साइड में है, तो ये एस एन की फॉर्म में काउंट होंगे या नहीं होंगे, होंगे। और ये वाले जीरो किधर आ रहे हैं, नॉन जीरो और डेसिमल दोनों के राइट साइड में है, क्या कहा, ये वाले जीरो किधर आ रहे हैं, नॉन जीरो और डेसिमल दोनों के राइट साइड में, तो ये भी एस एन की फॉर्म में कंसिडर होंगे। मैंने क्या कहा, समझ में आया। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आएगा बेटा, सीधा टिक लगाना है, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग करना है, ध्यान होना चाहिए, ऐसा हो तो होगा, ऐसा हो तो नहीं होगा। क्या कहा, ये जो जीरो है, देखो पहले इनको देखो, ये तो नॉन जीरो है, एस एन की फॉर्म में कंसिडर होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो जीरो है ये किधर है, देखो नॉन जीरो के राइट साइड, डेसिमल के लेफ्ट साइड, दोनों के बीच में है, यानी काउंट होगा। क्लियर। और ये जीरो किधर आ रहे हैं, नॉन जीरो डेसिमल दोनों के राइट साइड में है, तो ये भी काउंट होंगे। क्लियर। तो यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं, एस एन 1 2 3 4 5 टोटल कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। समझ में आ गया। क्लियर। या फिर एक एग्जाम्पल अपन और लिखे बेटा, जैसे मैं ये लिख दूँ 2 पॉइंट, या फिर जैसे अपन लिखे 200 पॉइंट, ये लिख दे बेटा। ओके ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपन ने बात की, तो देखो एस एन कितने होंगे, ये तो हमें पता नॉन जीरो है, 2 काउंट होगा ही होगा। अब ये जो जीरो है, देखो बच्चों कहाँ रहे, नॉन जीरो के राइट साइड और डेसिमल के लेफ्ट साइड, तो क्या होंगे, एस एन के फॉर्म में काउंट होंगे। और ये जीरो डेसिमल और नॉन जीरो यानी 2 दोनों के राइट साइड में है, तो ये भी काउंट होगा या नहीं होगा, होगा बेटा। तो इसके लिए एस एन कितना आ गया,
4। समझ में आया कैसे किया? यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा, अगला रूल क्या होता है बच्चों, समझना इस बात को। अगर जीरो कहाँ है, अब इसका उल्टा बोल रहा हूं मैं, डेसिमल के राइट साइड और नॉन जीरो के लेफ्ट साइड। क्या कहा? अभी मैंने क्या बोला था, नॉन जीरो के राइट साइड और डेसिमल के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हो तो वो एसएन की फॉर्म में काउंट होगा। अब इसका उल्टा बोल रहा हूं, क्या? नॉन जीरो के लेफ्ट साइड और डेसिमल के राइट साइड। क्लियर? अगर जीरो प्रेजेंट है तो वो एसएन की फॉर्म में कंसिडर नहीं होगा बेटा। ओके, क्या कहा, सुनना इस बात को। जैसे मैंने ये लिख दिया, ऐसे कोई डाटा आपको दे दिया बेटा 0.0025, तो मैंने क्या कहा, ये तो नॉन जीरो है, नॉन जीरो तो एसएन होगा ही होगा। और ये जीरो कहाँ प्रेजेंट है, नॉन जीरो के लेफ्ट में और डेसिमल के राइट में है या नहीं है, तो इनको एसएन कंसीडर करना है क्या? नहीं करना बेटा। और ये जीरो तो हमें पता है वैसे ही नहीं करना डेसिमल से पहले वाला, तो इसमें एसएन कितने हो जाएंगे, एसएन इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओनली 2 होगा बेटा। समझ में आया कैसे किया? यस और नो? या फिर आपको डाटा दे दे बेटा 0.03 दे दे तो बोले एसएन कितना होगा, तो ध्यान रखना हमें पता ये जीरो कहाँ आ रहा है, नॉन जीरो से लेफ्ट साइड में, इसका मतलब नॉन जीरो ये तो काउंट होगा ही होगा नॉन जीरो के लेफ्ट में, और हमें पता नॉन जीरो के लेफ्ट में डेसिमल के राइट साइड में, तो होगा क्या काउंट? नहीं होगा। ये जीरो तो वैसे ही नहीं होगा डेसिमल से पहले वाला, तो एसएन कितना आ जाएगा 1 ना कि 3। ध्यान रखना, बच्चा देखेगा 3 है तो 3 ऑप्शन करेगा, लेकिन डिजिट कितनी है 1 है बेटा। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? तो मैंने क्या कहा बेटा, देखो सीक्वेंस से मैंने एक एक रूल बोला है कैसे करना है, क्या करना। बच्चा कहेगा सर रूल पूरे हो गए क्या? नहीं बेटा, अभी तो और भी रूल है। यहाँ तक बात समझ में आई? यस और नो? क्लियर? यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक फटाफट स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत है तो बताना। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट। एक एक रूल मैंने विद एग्जाम्पल बोला है। कौन सा डेसिमल के बाद आ रहा है, फटाफट बोलो। डेसिमल के बाद आ रहा है बेटा, तो मैंने क्या कहा, डेसिमल के बाद वाला तो काउंट होगा ही होगा। देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद काउंट हो रहा है ना, डेसिमल के बाद वाला तो काउंट होता ही होता है बेटा, ध्यान रखना। ओके, लास्ट मैंने क्या कहा, डेसिमल के बाद आ रहा है, लेकिन पूरा रूल सुनो बेटा, डेसिमल के बाद है लेकिन नॉन जीरो से पहले है। आ गया समझ में? क्या कहा, डेसिमल के बाद है लेकिन नॉन जीरो से पहले बेटा, शून्य संख्या से पहले है तो एसएन की फॉर्म में काउंट नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना। ओके, पूरा सुनो, ओनली डेसिमल के बाद नहीं आ रहा, नॉन जीरो से पहले भी है बेटा ये। चलो बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई? यस और नो? चलो बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस और नो? चलो देखो इसके रूल्स आगे कंटिन्यू करते हैं, कैसे करना है क्या करना है। ये तो बच्चों देखो नॉन जीरो और जीरो के लिए कैसे करना है ये मैंने 1 बाय 1 बताया है, किस कंडीशन में हमें अप्लाई करना है और कैसे करना है बच्चों। ओके, चलो देखो अब इसके 2-3 रूल्स और होते हैं बेटा, ये जरूर ध्यान रखना। कैसे? मैंने कहा क्वेश्चन बहुत ईजी वे में बनेगा, लेकिन टिक लगाने वाला बनेगा, कैसे करना है क्या करना बेटा, ध्यान रखना। क्या, अगर कोई डिजिट 10 की पावर में है, मैंने क्या कहा, कोई भी डिजिट 10 की पावर में, तो ध्यान रखना वो एसएन की फॉर्म में कंसीडर नहीं होगी। क्या कहा, कोई डिजिट क्या है बेटा 10 की पावर में है तो वो एसएन की फॉर्म में कंसीडर नहीं होगी। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा फॉर एग्जांपल हमें ये दे दे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 2, तो देखो यहाँ पर ये देखे बेटा ये 10 की पावर में है या नहीं है बेटा, तो ये क्या होगी, काउंट होगी क्या? नहीं बच्चों, लेकिन ये एसएन की फॉर्म में काउंट होगी, तो एसएन क्या होगा बेटा 1 हो गया। क्लियर? इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 2। अरे कोई ज़्यादा फर्क है क्या बच्चों? देखो इसको 3 फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, एक मैं ऐसे लिख दूँ 1.00 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 2। मैथमेटिकली इनमें कोई डिफरेंस है क्या? मैथमेटिकली कोई डिफरेंस नहीं है, गणितीय रूप से कोई इनमें फर्क नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा, इसके रूल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंस जरूर होगा। समझ में आ गया कैसे? ये देखो 1.0 1.00 कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मैथमेटिकली, लेकिन क्या एक्चुअल में इसके रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंस जरूर होगा बेटा। कैसे? एसएन अलग अलग आ जाएगा, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा, 10 की पावर में जो डिजिट होती है वो एसएन की फॉर्म में कंसीडर नहीं होगी, तो ये
कंसीडर होगा क्या? नहीं, लेकिन ये काउंट होगा। तो देखो Sn कितना 1। क्लियर? अब क्या करेंगे, ये तो 10 की पावर में, इसे तो छोड़ो बेटा, लेकिन साथ में क्या, अब इसके साथ जो डिजिट कौन सी है, ये काउंट होगा। और ये जीरो हमें पता है, देखो अरे नॉन जीरो और डेसिमल दोनों के राइट साइड में है, तो क्या होगा, काउंट होगा बेटा। ओके, तो Sn कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, यहाँ देखिए ये जो डिजिट है 10 की पावर में, तो इसका कोई रोल है क्या? नहीं, लेकिन ये Sn की फॉर्म में काउंट होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो Sn कितने हो जाएंगे, Sn इक्वल टू 3। मैंने क्या कहा था, कुछ रिजल्ट्स हमें ऐसे मिलेंगे जो मैथमेटिकली क्या सेम लगते हैं, लेकिन इसके रूल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। क्यों? इसमें क्या मोर करेक्ट देखा जाता है रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखना कैसे करना है, क्या करना है, समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, एक चीज़ बेटा और ध्यान रखना, एक रूल क्या होगा, कोई बड़ी डिजिट है बेटा, बिग डिजिट है, उसको क्या स्मॉल डिजिट में चेंज कर सकते हैं। क्या कहा, कोई बड़ी संख्या उसे छोटी संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं विद 10 पावर ऑफ 10 की पावर में कन्वर्ट करके। लेकिन रूल क्या है, डेसिमल से पहले, क्या कहा, डेसिमल से पहले ओनली एक ही डिजिट होनी चाहिए। सुन लेना इस बात को, क्या कहा, कोई बड़ी डिजिट है बेटा, बड़ी संख्या, उसे स्मॉल डिजिट छोटी संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन रूल क्या है, डेसिमल से पहले क्या होना चाहिए, एक ही डिजिट होनी चाहिए। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो देखो बेटा, हमें जैसे ये दे दे 5000 बोल दिया, बच्चा बोले Sn क्या होगा, ये काउंट होगा, ये काउंट होंगे क्या? नहीं बेटा, नॉन जीरो के राइट साइड वाले हैं। Sn कितना 1। बच्चा कहेगा सर मैं इसे मॉडिफाइड करके लिखूं, तो मॉडिफाइड करके इसे 500 पॉइंट है मल्टीप्लाई बाई 10। अरे कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं बेटा। एक इसे मैं क्या कर सकता हूँ, 50.0 देखो मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 2। अरे यहाँ पर जैसे 1 है, ये 2 है, ये मैं क्या कर सकता हूँ, 5 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 3। बच्चा कहेगा सर ये आप क्या कर रहे हो, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, इसके बाद जीरो क्यों नहीं लगा रहे हो? जीरो लगाते ही रिजल्ट चेंज हो जाएगा बेटा। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, ओरिजिनल वैल्यू में Sn कितने हैं, 1 है, तो रिजल्ट में 1 ही आना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं ये कर देता, देखो मैथमेटिकली कोई देखो सेम लगेगा, इसके अकॉर्डिंग गलत है। इसमें Sn कितना आ रहा है, 1। अगर मैं ऐसा लिख देता तो Sn कितने हो जाते, 2। गलत है या नहीं है? गलत हो जाता बेटा। समझ में आ गया? इसलिए मैंने ओनली 5 पॉइंट लिखा है, ना कि 5.0। समझ में आ गया? तो देखो इसके रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, लेकिन ये करेक्ट है। क्यों? रूल क्या कहता है, डेसिमल से पहले ओनली एक ही डिजिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डेसिमल से पहले क्या होनी चाहिए, ओनली एक ही डिजिट होनी चाहिए। समझ में आ गया? अब बच्चा सोचेगा, बच्चे के दिमाग में क्या है, सर जो नॉन जीरो होती है केवल उसको डेसिमल से पहले लूँ क्या? नहीं बेटा, नॉन जीरो 1 है, 2 है, इससे फ़र्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया 2500, ठीक है, तो Sn कितने होंगे बेटा, Sn कितने होंगे, 2। ये काउंट होंगे क्या? नहीं, तो Sn होंगे 2। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, बच्चा इसको 3 टर्म में लिख सकता है, 250 डेसिमल मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 1। एक क्या लिखेगा, 25 डेसिमल मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 2। एक क्या लिखेगा, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 3। समझ में आ गया? बच्चा क्या कहेगा, सर ये सही है क्या? तो मैंने क्या कहा, डेसिमल से पहले, अरे मैथमेटिकली सभी सेम है या नहीं है, इनको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन क्या इसके रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंट है या नहीं है? है बेटा। तो सबसे मोर करेक्ट कौन होगा, जो क्या होगा बेटा, डेसिमल से पहले जिसमें एक ही डिजिट है, डेसिमल से पहले इसमें क्या एक ही डिजिट है, तो ये सबसे करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या एक रूल अपन क्या कह सकते हैं, जो लिमिटलेस टर्म्स होती है बेटा, ये एग्जैक्ट वैल्यूज होती है। क्या कहा, एग्जैक्ट और रियल वैल्यूज होती है। क्या कहा, अगर कोई एग्जैक्ट या रियल वैल्यूज दे दे बेटा, क्या एग्जैक्ट और रियल वैल्यूज अगर हो तो इनके लिए Sn क्या होता है, इनफाइनाइट माना जाता है। मैंने क्या कहा, एग्जैक्ट या रियल वैल्यूज आ जाए उनके लिए Sn क्या होता है, इनफाइनाइट माना जाता है। बच्चा देखो मैंने क्या कहा बेटा, समझना, जैसे मैं बोलूँ 11 प्लेयर्स, मैंने क्या कहा, 11 प्लेयर्स बोल दूं, या फिर मैं बोल दूं बेटा 6 बॉल्स। ओके बच्चों, देखो इनके लिए अगर बात करूं, अब सपोज करो मेरी काउंटिंग अगर सही है तो टीम में 11 प्लेयर है तो वो 11 ही रहेंगे। अरे कोई आधा अधूरा होगा क्या, 10 पॉइंट समथिंग 11 पॉइंट समथिंग हो सकते हैं क्या? नहीं बेटा, मेरी अगर मैथ सही अच्छी है तो क्या काउंट करूंगा 11 है तो 11 ही रहेंगे। क्यों? ये एग्जैक्ट डाटा है। अरे Sn का रोल तो कहाँ रहा, मेजरमेंट में आता है, मापन में यूज़ होता है बेटा। कैसे, मैंने कोई सबस्टांस आपको दे दिया बेटा, इसका वॉल्यूम कितना है, मास कितना है, अपन ऐसे बोले या लेंथ कितनी है,
तो उसमें गलती हो सकती है, सर 10 पॉइंट समथिंग होगा, 10 पॉइंट इतना होगा, 11 पॉइंट समथिंग होगा। लेकिन अगर नंबर्स की बात है, एग्जैक्ट नंबर है, 11 प्लेयर है तो 11 ही रहेंगे। 10.9, 10 पॉइंट समथिंग या 11 पॉइंट समथिंग आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो ध्यान रखना, इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो ऐसी कंडीशन में एसएन क्या माना जाता है? इनफाइनाइट। क्लियर? यहाँ 6 बॉल की बात करिए, 6 बॉल है बेटा, अंपायर अगर अच्छा है तो 6 बॉल है तो 6 बॉल को 6 ही बताएगा, 7 या 5 बताएगा क्या? नहीं। बच्चा कहेगा कोई वाइड या नो हो जाए तो वो अलग कंडीशन है, नोट लगा के लिखाऊंगा, लेकिन 6 बॉल है तो वो क्या होगी? यानी इसके लिए क्या कोई एसएन का कोई रोल है क्या? अरे कोई मेजरमेंट की जरूरत है क्या? फिक्स वैल्यू है तो एग्जैक्ट वैल्यू तो एग्जैक्ट ही रहेगा, तो एसएन इज इक्वल टू इनफाइनाइट। क्लियर? ठीक है बेटा। एक अपन क्या बोले? लिमिटलेस। क्या कहा? लिमिटलेस टर्म्स है बेटा, यानी अपरिमित राशि है, तो इसके लिए एसएन क्या माना जाता है? इनफाइनाइट माना जाता है। ठीक है। बच्चा कहेगा सर पाई, फॉर एग्जांपल पाई, पाई क्या होता है बेटा? 22/7, यानी कितना होता है? 3.142 एंड सो ऑन। इस टाइप से सोल्व करते जाओ, जिंदगी पूरी हो जाएगी, लेकिन कैलकुलेशन पूरी नहीं होगी। इसे बोलते हैं लिमिटलेस टर्म, अपरिमित राशि जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। बच्चों ऐसी कंडीशन आ जाए तो इनके लिए भी एसएन क्या होता है? इनके लिए भी एसएन बोला जाता है इनफाइनाइट। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? तो बच्चों देखो मैंने रूल्स बताए एसएन के कैसे करना है, क्या करना है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस और नो? कोई डाउट है तो बेटा बोलो फटाफट, कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट। कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट। चलो बेटा वेरी गुड। तो ये अपने बात की बच्चों, क्या यानी स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ले लिए? चलो तो एसएन क्या होते हैं, एक एक रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने बताया बच्चों कैसे करना है, क्या करना है। ओके चलो बच्चों अब बात करते हैं इसके एक दो रूल्स और हमारे काम आते हैं, कैसे करना है, क्या करना है। बच्चों समझना है इस बात को। बच्चों देखो छोटे छोटे रूल्स है, कोई ज़्यादा टिपिकल काम है नहीं है। एक हमारे पास क्या आएगा? राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। ओके यानी संख्याओं का पूर्णांकन, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। ओके राउंडिंग ऑफ डिजिट, दो बार ऑफ ध्यान रखना, संख्याओं का पूर्णांकन। राउंडिंग ऑफ मतलब सीधी सी बात है क्या करना? छोटा करना बेटा, यानी जो वैल्यू आपको दे रही है उसको क्या स्मॉल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना। ओके कैसे करना बेटा, क्या करना? तो ये तो आपको ध्यान है, लास्ट वैल्यू 5 से ज़्यादा होती है, 5 से कम होती है, ये होता है वो होता है, वो करना है बच्चों, वही रूल हमें अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे? राउंडिंग ऑफ पहली बात तो मैं क्या कह सकता हूँ, डिजिट्स की जो राउंडिंग ऑफ हम करते हैं वो क्या करते हैं? लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग करते हैं। मैंने क्या कहा? डिजिट्स की राउंडिंग ऑफ यानी पूर्णांकन कैसे करते हैं बच्चों? लास्ट डिजिट की वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ ए लास्ट डिजिट। ओके राउंडिंग ऑफ किसके बेसिस पे करते हैं? अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ लास्ट डिजिट। ठीक है, यानी अंतिम संख्या है उसके बेसिस पे करते हैं। ओके बच्चा कहेगा सर कैसे? अगर लास्ट डिजिट क्या 5 से ज़्यादा है, 5 से कम है या 5 के इक्वल है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? लास्ट डिजिट को तो हटा देते हैं और जो सेकंड लास्ट होती है उसमें चेंज करते हैं। ओके मैंने क्या कहा? डिजिट्स की जो राउंडिंग ऑफ की जाती है, संख्याओं का जो पूर्णांकन किया जाता है, छोटी संख्या में बदला जाता है, तो क्या करते हैं? लास्ट डिजिट की वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हैं। कैसे? लास्ट डिजिट की जो अंतिम संख्या का जो मान होगा वो क्या उसके अकॉर्डिंग है, सेकंड लास्ट उससे पहले वाले में चेंज होगा और लास्ट डिजिट को हटा देंगे। ओके बच्चा कहेगा सर कैसे? तो बच्चों देखो अगर लास्ट डिजिट क्या है? ग्रेटर देन 5 है। मैंने क्या कहा? लास्ट डिजिट क्या है? ग्रेटर देन 5 है। तो बच्चा कहेगा सर कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिखा है 3.147। ओके लास्ट डिजिट क्या है? 7। अरे 5 से ज़्यादा है या नहीं है? 5 से ज़्यादा है तो लास्ट को हटा देंगे और इससे पहले वाली में 1 ऐड कर देंगे। मैंने क्या कहा? लास्ट को हटा दो और इससे पहले वाली में क्या 1 ऐड कर दो, 3.15 हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? एक बच्चों हम क्या कर सकते हैं? लास्ट डिजिट क्या 5 से अगर कम है तो क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल 3.142, मैंने ये लिखा है 3.142, लास्ट क्या है 2। अरे 5 से कम है या नहीं है? 5 से कम है तो इसे हटा दो और इसे पहले वाली में कोई चेंज आएगा क्या? कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज लिख दो बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, एक कंडीशन हमें क्या दे सकता है? लास्ट डिजिट क्या 5 के इक्वल है। क्या कहा? 5 के इक्वल है। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो बेटा ऐसे समझना, मुझे ये दिया गया जैसे 145 है, एक डिजिट तो मुझे ये दे रखी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अगर लास्ट डिजिट क्या 5 के इक्वल आ रही है यानी 5 है बच्चों, तो उससे पहले वाली कैसी है वो आपको चेक करना है। क्या कहा? पहले वाली डिजिट कैसे है? पहले वाली डिजिट कैसे का मतलब क्या है?
अगर पहले वाली डिजिट क्या है, सम संख्या में इवन नंबर है तो उसमें कुछ चेंज नहीं करना। मैंने क्या कहा, अगर सेकंड लास्ट है, लास्ट से पहले वाली अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करना और क्या उसको ऐसा कैसा रखना है, लास्ट वाले को हटा देना है। ओके, इसका मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं करना, तो क्या करना 3.14 एज इट इज। समझ में आ गया। या फिर मुझे ये दे दे, एक एग्जाम्पल ये दे दे क्या, कि जैसे मान लो इसके दो रूल है बेटा, क्या करने हैं आपको, ये दे दे 3.135 ऐसे दे दे। इसको मैं क्या करूंगा, लास्ट डिजिट 5 है और क्या करना है, इसे पहले वाली डिजिट चेक करो, अगर ये ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो उसमें एक ऐड कर दो, लास्ट को हटा दो। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 3.14 लिखूंगा। कैसे किया, समझ में आया, यस और नो? अरे मैंने क्या कहा, बात समझ में आई? तो राउंडिंग बहुत ही इजी है बच्चों, ठीक है। कैसे करना है, क्या करना, आपको क्या करना, बस लास्ट डिजिट को देखना, उसके अकॉर्डिंग क्या सेकंड लास्ट में आपको चेंज कंसिडर करना है, कैसे करना है, क्या करना, समझ में आ गया, यस और नो? कोई दिक्कत हो बोलो बेटा फटाफट, कोई दिक्कत हो बोलो फटाफट। कोई भी दिक्कत बेटा बता सकते हो फटाफट, कोई भी दिक्कत हो बता सकते हो फटाफट, कर लिए? चलो बेटा, बिल्कुल बेटा, ये बात ठीक है यहाँ तक तो ओके। चलो बेटा आगे बात करते हैं। तो देखो डिजिट्स का हमें क्या करना है, एडिशन, यानी क्या करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डिजिट्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ डिजिट्स। ओके, संख्याओं को जोड़ना व घटाना। बच्चा सोचेगा सर ये क्या हो रहा है, ऐसे दिन भी आ गए क्या? बिल्कुल बेटा, ऐसे दिन आ गए, हमारे सिलेबस का पार्ट है। ओके, यानी क्या, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी क्या, मल्टी, यानी क्या, जोड़ना व घटाना। बच्चा कहेगा सर यानी प्लस माइनस क्यों बता रहे हो, आपको गुणा भाग नहीं आता क्या? बिल्कुल बेटा आता है, लेकिन उसका रूल अलग है, ठीक है। ऐड करना, सब्ट्रैक्शन यानी प्लस करना माइनस करना, इन दोनों का रूल्स क्या होता है, सेम होता है बेटा। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना, क्या करना, रूल समझना। जब किसी डिजिट्स को आप प्लस या माइनस कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, तो क्या करना, जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, अच्छे से सुन लेना, क्या कहा, जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी उसमें डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट या डिजिट कितनी होनी चाहिए, सभी ओरिजिनल वैल्यूज में क्या, जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम वैल्यू होगी उसके इक्वल होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, फिर सुन लेना, जब डिजिट्स को प्लस या माइनस करोगे तो रिजल्टेंट वैल्यू परिणामी मान में आफ्टर डेसिमल, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं होनी चाहिए, सभी ओरिजिनल वैल्यूज में दशमलव के बाद किसमें मिनिमम डिजिट है उसके बराबर होनी चाहिए। ओके, सुनना बेटा इस बात को अच्छे से, और फिर एक एग्जांपल समझना बेटा। देखो कैसे अपन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया 18.0 प्लस मैं ले रहा हूँ बेटा 12.11 प्लस मैं ले रहा हूँ 1.012। अरे बात समझ में आई, ये मैंने एग्जांपल ली है। ओके, अब क्या मैथमेटिकली कोई बात को ज़्यादा टिपिकल नहीं है बेटा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके रूल्स के अकॉर्डिंग हमें देखना। मैंने क्या कहा, ऐसी को डिजिट हमें दे दीजिए 18.0, 12.11 और 1.012। क्लियर? अब इससे अगर सोल्व करें बेटा, इससे अगर करें तो देखो 18, 30, 31 तो कितना आ जाएगा 31 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा 120, 100 यानी 122 ये आएगा बेटा। ओके, अरे मैथमेटिकली ये आ रहा है बच्चों, कोई भी साइंटिस्ट इसे रॉन्ग बता सकता है क्या? नहीं बेटा, कोई भी साइंटिस्ट इसे गलत नहीं बता सकता मैथमेटिकली, लेकिन इसके रूल्स के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। ओके, इसका रूल क्या कहता है, अगर आप डिजिट्स को प्लस माइनस कर रहे हो तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसमें आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट होनी चाहिए, सभी ओरिजिनल वैल्यूज में आफ्टर डेसिमल सबसे कम किस में है। मैंने क्या कहा, सभी ओरिजिनल वैल्यूज में आफ्टर डिजिट, देखो आफ्टर डेसिमल सबसे कम किस में है, इसमें देखो आफ्टर डेसिमल कितने हैं 1। अरे बच्चा के वैसे 0 है ना, 1 का है, 0 है लेकिन डिजिट तो 1 ही है बेटा। इसमें कितनी है 1, 1, 2 हो गई, इसमें क्या 0, 1, 2, 3 हो गई। इसका मतलब आफ्टर डेसिमल के बाद सबसे कम किस में है, फर्स्ट वाली में कितनी डिजिट है 1 है, तो रिजल्ट में आफ्टर डेसिमल कितना आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। समझ में आया? तो बच्चा कहेगा सर यहाँ तो आफ्टर डेसिमल 1, 2, 3 डिजिट आ रही है, लेकिन इसको 1 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राउंडिंग ऑफ से। ये राउंडिंग ऑफ पढ़ा है, समझ में आ गया? कैसे बेटा, इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे, लास्ट डिजिट क्या है 2 है, तो 2 5 से कम है तो इसको हटा दो, सेकंड लास्ट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, तो इसे हटा दो, क्या 31.12, यस और नो। अब देखो अभी अपना आंसर करेक्ट है क्या? अभी भी करेक्ट नहीं है, क्यों? आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट होनी चाहिए, तो मैं क्या बनाऊंगा इसे
31.1, यस और नो, ये अपना करेक्ट आंसर है। मैंने क्या कहा था, कई डाटा हमें ऐसे मिलेंगे जो मैथमेटिकली आपको करेक्ट लगेंगे, लेकिन इसके रूल के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, समझ में आ गया, यस और नो। अरे कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा, यस और नो, बात समझ में आ गई बेटा। चलो बेटा, इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें बेटा, तो देखो कैसे करना है, क्या करना। नेक्स्ट अपन बात किसकी करें, मल्टीप्लिकेशन। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं, मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डिजिट्स, ओके, यानी संख्याओं का गुणा व भाग। गुणा व भाग में बच्चों देखो क्या करना है, समझना है इस बात को। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या हमें करना है, यानी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, गुणा व भाग करते हैं, तो क्या जो अपना रिजल्ट आएगा, परिमाण आएगा, उसमें आपको परिणाम आएगा, उसमें क्या करना है बेटा, परिणाम में आफ्टर डेसिमल नहीं चेक करना, टोटल डिजिट चेक करनी है। क्या रिजल्ट जो अपना आएगा, आंसर आएगा, उसमें टोटल डिजिट कितनी होनी चाहिए, सभी ओरिजिनल वैल्यूज में सबसे कम किसमें है, मैंने क्या कहा, सभी ओरिजिनल वैल्यूज में जिसमें सबसे कम डिजिट होगी उसके बराबर होनी चाहिए। कैसे बेटा, फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ये ले बेटा, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल ये लिया है, जैसे 2.5 है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.25 से। मैंने क्या कहा, 2.5 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, 1.25 से, ओके। तो इसे मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है बेटा, सपोज करो इससे करें तो देखो 25 30, यानी क्या करेंगे, 25 को 5 से करें कितना आता है बेटा, 125। अरे इस 25 को 5 से करो कितना है, 125, पावर कितनी होगी 12। 25 को 2 से करें 50, और 50 पावर 12 62, यानी 2 हो गया, कितना बच गया 6। 25 को 1 से करूँ, यानी 25 और 6 कितना हो गया 31, यानी 31, कितना 1 2 3 डेसिमल लगा दो, ये हो गया। अरे मैथमेटिकली रॉन्ग है क्या, मैथमेटिकली करेक्ट है, लेकिन हमें पता इसके रूल के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है क्या, नहीं। अब आपको क्या करना है बच्चों, देखो क्या जो रिजल्ट अपना आएगा, आंसर आएगा, उसमें टोटल वैल्यू क्या होनी चाहिए, सभी ओरिजिनल वैल्यूज में जिसमें सबसे कम होगी उसके इक्वल होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, जो रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट आ रहा है उसमें टोटल डिजिट कितनी होनी चाहिए, सभी ओरिजिनल वैल्यूज में सबसे कम किस में है उसके इक्वल होनी चाहिए। कैसे, ओरिजिनल वैल्यूज में क्या करना, 2 और 5, ऐसे कितने 2 1 2 5, ऐसा कितने 3, तो सबसे कम किस में है, इसमें है, तो टोटल डिजिट उसके बराबर होनी चाहिए, 2 के बराबर आनी चाहिए, ओके। अब देखो इसमें कितनी आ रही है, 1 2 3 4 डिजिट आ रही है, तो 4 को 2 में कैसे करूंगा, राउंडिंग ऑफ करके, ओके। राउंडिंग ऑफ कैसे करना है, समझ में आया, राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे, लास्ट डिजिट कितनी है 5, तो 5 को हटा दो, उसके बेसिस पे सेकंड लास्ट में कोई चेंज होगा क्या, नहीं बच्चों, क्यों, क्योंकि हमें पता है सेकंड लास्ट क्या है बच्चों, इवन नंबर है, सम संख्या है, यस और नो। तो क्या करूंगा 3.12, लेकिन ये भी मेरा आंसर सही है क्या, नहीं, क्योंकि देखो 1 और 1 यानी 2 1 2 3 मुझे 2 तक लेके आना है सभी ओरिजिनल में जिसमें सबसे कम होगी बच्चों, तो इसमें देखो 3 आ रही है, फिर से राउंडिंग ऑफ करो 3.1, ये अपना करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। तो मैंने क्या कहा बेटा, इजी वे में समझ सकते हैं, तो क्या कहूँगा, प्लस माइनस में क्या करना है, देखो समझना, प्लस माइनस में अपने पास जो रिजल्ट आएगा, क्या कहा, प्लस माइनस में अपने पास जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या करना है, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट होनी चाहिए, सभी रियल वैल्यूज ओरिजिनल वैल्यूज में जिसमें डेसिमल के बाद हो सबसे कम हो उसके बराबर होनी चाहिए। कैसे, इन वैल्यूज को प्लस किया है, डेसिमल के बाद कितना है 1, इसमें है 2, इसमें 3, तो इसमें 1 है, तो डेसिमल के बाद 1 ही आना चाहिए रिजल्ट में। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें डेसिमल के बाद से मतलब नहीं है, टोटल डिजिट से मतलब है बच्चों। कैसे, इसमें जैसे टोटल डिजिट इसमें कितनी, इनको मल्टीप्लाई आपने किया है, इसमें टोटल डिजिट कितनी है 1 और 1 2, इसमें कितनी है 3, तो रिजल्ट जो आएगा उसमें टोटल डिजिट ही 2 होनी चाहिए, ना कि डेसिमल के बाद आपको काउंट करनी है। समझ में आ गया। प्लस माइनस में क्या, डेसिमल के बाद मैच करते हैं, और मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या करते हैं, टोटल डिजिट को कंसीडर करते हैं। समझ में आ गया। प्लस माइनस में तो डेसिमल के बाद क्या, उतनी डिजिट होनी चाहिए जितनी सभी ओरिजिनल वैल्यूज में डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम होगी उसके बराबर। क्लियर। मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या करना है, टोटल डिजिट उतनी होनी चाहिए जितनी सभी ओरिजिनल वैल्यूज में सबसे कम होगी उसके बराबर होनी चाहिए। क्लियर। प्लस माइनस में डेसिमल के बाद देखते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में टोटल डिजिट देखते हैं। समझ में आ गया। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा फटाफट, कोई भी दिक्कत हो बोलो फटाफट, फटाफट जल्दी बोलो बेटा, रिप्लाई करो। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो, कोई भी दिक्कत हो बोलो बेटा, कोई से भी रूल के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत हो बोलो फटाफट, जल्दी से दोबारा बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ दोबारा कैसे करना है, क्या करना, फटाफट बोलो बेटा। कोई भी दिक्कत हो तो, कोई भी दिक्कत, क्या बात है बेटा,
क्या बात है बेटा, अंधे बच्चों का रिप्लाई आया है? नो सर, बिल्कुल क्लास एंडिंग के लिए ठीक है। चलो बेटा कैसे करना है, क्या करना है, समझ में आया? ये अपना बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट हुआ बेटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बेटा, फिर से एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन की, ध्यान रखना। खाली हेडिंग बता बता के 2 दिन में मैं टाइम पास कर देता, लेकिन फिर भी मैंने इसमें समथिंग बेटा 8-9 लेक्चर दिए एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए, जीरो से लेकर लास्ट तक क्या होता है, कैसे होता है। क्लियर? आपको जो क्वेश्चन बैंक मैंने सेंड किया कर रखा है वो क्वेश्चन बैंक सोल्व करना है बेटा, ट्राई करना, कोई डाउट हो जरूर डिस्कस करना। क्लियर? ये अपना मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे बेटा एक और अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ओके, कैसे करना, क्या करना, यहाँ तक बात समझ में आ गई? और भी कोई दिक्कत हो बेटा पूछ लेना, ठीक है। अपना मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट है बेटा ये। ओके चलो बेटा बाय, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, ठीक है। कुछ बच्चों का तो पूरी क्लास में रिप्लाई तक नहीं आया, ठीक है। करीना, ठीक है बेटा, चलो बात समझ में आई क्या? चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नए चैप्टर के साथ, सॉलिड स्टेट के साथ बेटा। ओके बाय, गुड नाइट।